लबीब सलाम अलैकुम। लबीब, वो जो हमारी एम्पोरियम वाली ब्रांच है वो ओपन है, आपने आना है तो वहाँ पे काइंडली आ जाएं और इसको जो है लोकेशन वाला काम कर लेते हैं। तो वो जेसन से लोड करना है, मैंने जेसन को भिजवाई हुई है ऑलरेडी। तो मुझे काइंडली अपडेट करें, ये लाजमी देना है हमने मंडे को। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर। सर मैं इंशाल्लाह आपके पास अराउंड 8:30 आपके पास आ जाता हूँ मैं। ओके सर। ठीक है सर, ठीक है सर, मैं आपके साथ कोऑर्डिनेट कर लेता हूँ। जज़ाकल्लाह, थैंक यू। थैंक यू सर। अच्छा जी, एडमिट एडमिट क्या कह रहे थे हम लोग कर रहे थे मेरे डिज़ाइन के काम। फोटोकी ओपन कर लेता हूँ मैं, और वो भी फाइल ओपन कर लेता हूँ, VS कोड ओपन कर लेता हूँ। VS कोड में मैंने ओपन करना है। स्क्रीन शेयर स्क्रीन शेयर हो रही है कि नहीं आशी, आपने वैसे कंफर्म करना है। स्क्रीन शेयर कर दिया मैंने, आपने कंफर्म कर लेना है। आपके एंड पे आपको स्क्रीन नजर आ रही है। ओपन फ्रॉम कंप्यूटर, और ये है जो डिज़ाइन, ये डिज़ाइन। जी सर, नज़र आ रही। सर थैंक यू। क्विकली मैं अब क्या करता हूँ, जो नेक्स्ट हमारा सेक्शन है ना उसको मैं डेवलप करना शुरू कर देता हूँ। लास्ट टाइम मैंने जो सेक्शन डेवलप कर लिया था, एक प्रोसेस गो थ्रू कर लेते हैं हम दोबारा। इस चीज़ को मैं जो बताना चाह रहा हूँ, अब मैं क्या कर सकता हूँ डायरेक्टली यूजिंग माय VS कोड। मतलब मैं क्या कर सकता हूँ, व्यू में जाके मैंने टर्मिनल पे क्लिक किया तो ये टर्मिनल ओपन होगा। ठीक, so I am now able to deploy this code on Vercel as well, क्योंकि मैंने पिछले लेक्चर में इस वाले प्रोजेक्ट को GitHub पे रेपो बना के और कोड पुश कर दिया था, और साथ ही मैंने वर्सल पे जो मेरा अकाउंट बना हुआ है वहाँ पे मैंने ये वाली रेपो इंपोर्ट कर दी थी जाके। आई थिंक दिस इज द रेपो। 13 जुलाई को लेक्चर हुआ था हमारा। ये मैंने रेपो। अच्छा, ये सारा प्रोसेस तभी आप लोगों को ज़्यादा बेहतर तौर पे समझ आएगा जब आप लोग खुद से ना इन चीज़ों को करोगे बैठ के। आई एम होपिंग कि किसी बच्चे ने हाथ नहीं लगाया होगा 5 दिनों में, लेकिन आप लोगों ने ये करना है। ठीक है, दिस इज द बेसिक रिक्वायरमेंट। तो ये मेरा पेज डिप्लॉय होगी, वही काम जो मैं कर रहा था लोकली अपने सिस्टम पे, अब वो एक्सेसिबल हो गया है मेरे पोर्टफोलियो पे भी। एक तरह का ये मेरा पोर्टफोलियो बनता जा रहा है। ठीक है, इन केस अगर मैं अपना रिज्यूमे बना रहा हूँ, क्रिएटिंग माय रिज्यूमे टू अप्लाई फॉर एनी जॉब, ये मैंने अपना रिज्यूमे ओपन कर लिया। ठीक है, ड्राइव में रखी हुई है मैंने अपनी रिज्यूमे। कहीं भी अप्लाई करना हो वहाँ से मैं जाके डाउनलोड करके लेटेस्ट जो भी अपडेट चल रही होती है मेरी सारी यहाँ पे लिंक्स वगैरह जो सिस्टम में काम कर रहा हूँ, इस तरह से मैंने एक सैंपल बना के रखी हुई है। जो भी नेक्स्ट JS प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ उसके URLs आ रहे हैं सारे। लेट्स सपोज अब जैसे मैंने लेटेस्ट काम कोई किया,
अच्छा जी, लेट्स सपोज मैंने नेक्स्ट जेएस का ये प्रोजेक्ट किया और मैंने डिप्लॉय कर दिया, वर्सल का लिंक आ गया मेरे पास, ठीक है, दिस इज द वर्सल। सो नाउ आई एम एबल टू यूज दिस लिंक विद इन माय रिज्यूमे। जैसे 5 प्रोजेक्ट पहले आ रहे हैं मेरे पास नेक्स्ट जेएस के, एक और प्रोजेक्ट आ गया मेरे पास 6 नंबर पे आ गया ये। तो जब ये एम्प्लॉयर के पास जाएगा ना, एम्प्लॉयर मतलब जो हायरिंग मैनेजर, हायरिंग हायरार्की बनी हुई होती है किसी भी कंपनी के अंदर, सॉफ्टवेयर कंपनी में आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो एज अ डेवलपर, एज अ इंटर्नशिप डेवलपर, एज अ डेवलपर, एज अ प्रोफेशनल लेवल के डेवलपर, डिपेंड कर रहा होता है, वेरी कर रही होती है चीज़ें, कंपनी टू कंपनी वेरी कर रही होती है। तो उसके पास वो जब ये वाली सीवी जाएगी ना, मेरी ये वाली जो सीवी है जो मैंने अभी आपके सामने ओपन की है, इस तरह से आप लोगों की भी सीवीज होनी चाहिए, पोर्टफोलियो भी होना चाहिए, जैसे मैंने आप लोगों को पोर्टफोलियो की एग्जाम्पल दे दी थी, हम दोबारा याद कर लेते हैं। So this is the portfolio example. This is the portfolio example. Portfolio, portfolio. Adobe ने एक नई प्रोडक्ट भी लॉन्च कर, portfolio.adobe। तो यहाँ से भी जाके आप कोई अपना टेम्पलेट भी ले सकते हैं, इस वाले फ्री वाली चीज़ें जो हैं वो यूज़ करें अपने पोर्टफोलियो को शोकेस करने के लिए। जितना अच्छा पोर्टफोलियो होगा उतनी जल्दी आपको क्लाइंट मिलेंगे, उतनी जल्दी आपको मार्केट में जाना पहचाना जाया जाएगा जब आप लोगों का पोर्टफोलियो स्ट्रांग होगा। जब तक आप लोगों के लैपटॉप में काम रखा हुआ है वो किसी का नहीं, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, वो गार्बेज है। घंटों की आपकी मेहनत है, उसको डिप्लॉय करें, वर्सल के ऊपर अकाउंट बनाएं, गिटहब पे, रेपो पे, क्लाउड पे अपना अकाउंट क्रिएट करें यूजिंग योर जीमेल अकाउंट, कनेक्ट करें वर्सल के साथ और उसको इसी तरीके से जैसे मैंने आप लोगों के सामने लास्ट टाइम इंपोर्ट किया था डायरेक्टरी को, इस वाली रेपो को इंपोर्ट किया था, किस वाली रेपो को, ये मेरे पास गिटहब में है, ठीक है, मैं गिटहब का भी अपना अकाउंट, गिटहब, और यहाँ पे जाके मैंने रखा है जी प्रोजेक्ट ये लास्ट जो मैंने कोड पुश किया था, मुझे डिटेल्स कहाँ बता रहा है जी, मैं 2 कमिट्स पे जाता हूँ जो मैंने लास्ट टाइम, ठीक है, 13 जुलाई जो हमारा लास्ट लेक्चर हुआ था, और टाइम भी बता रहा होगा मुझे यहीं कहीं कितने बजे मैंने इसको किया डिप्लॉय, तो ये टाइम भी बता रहा है, 8:34 में मैंने ये कोड डिप्लॉय किया, संडे वाले दिन 8:34 में। तो सारी डिटेल्स भी आ रही हैं आपके पास, तो आई थिंक मैडम इज वन ऑफ द बेस्ट सोल्यूशन कि आप क्विकली अपनी चीज़ों को हैंडल कर सकते हो कोड एंड पे। और इसका ये बेसिक चीज़ें, बहुत बेसिक लेवल की चीज़ें बता रहा हूँ, जितना ज़्यादा आप लोगों का इस पे कमांड स्ट्रॉन्ग होगी, गिट की कमांड, जैसे मिसाल के तौर पे मैं एक सेक्शन डिफाइन करता हूँ क्योंकि मैंने आज एक और मजीद स्टेप काम करना है, ठीक है जी, आई एम गोइंग टू क्रिएट एन अदर सेक्शन कॉल्ड क्या नाम है जी, द रेस्टोरेंट, ठीक है, द रेस्टोरेंट, यहाँ से देख रहा हूँ डिजाइन से मुझे गाइडलाइन मिल रही है मैंने कौन सा सेक्शन बनाना है, ये मैंने ऐड कर दिया यहाँ पे द सेक्शन द रेस्टोरेंट, HTML कमेंट कर दिया मैंने ताकि मुझे हेल्प मिल जाए, जो सेक्शन में क्रिएट करने लगा हूँ मुझे पता हो कि यार कैसे कहाँ से जाके इसका स्ट्रक्चर रेडी हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पे जाके वो एंड हो रहा है। यहाँ मैंने सेक्शन का टैग लिखा, सेक्शन के टैग में मैंने लगानी है जी क्लास, क्लास लगाने के लिए मैं लिखूंगा डॉट और ये लिख दूंगा जी सेक्शन और ये आगे जी ठीक है। स्पेलिंग जो है मैं स्मॉल में कर लेता हूँ, नेमिंग कन्वेंशन जो लेके चल रहा हूँ मैं उसी को फॉलो करूँगा मैं, कहीं ऐसे नहीं होगा कहीं कैप्स में और कहीं स्मॉल में, नहीं ऐसे नहीं होगा, कंसिस्टेंट आपके मिजाज में, आपके कोड में, आपके स्ट्रक्चर में जितनी ज़्यादा कंसिस्टेंसी आएगी उतना ज़्यादा आप बेहतर तौर पे
परफॉर्म कर पाओगे विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, या अगर आप किसी क्लाइंट के साथ काम कर रहे हो तो उसमें भी सस्टेनेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। EAURA, ये मैंने नेमिंग कन्वेंशन अपडेट कर दी। अब मुझे चाहिए इसके अंदर एक डिफ। डिफ मुझे चाहिए किस लिए जी चाहिए? कंटेनर लगाने के लिए। जितना भी कंटेंट है मेरा, एलिमेंट्स हैं, कंटेंट है, वो सब का सब मेरा इस डिफ के अंदर आ रहा है। एंड देन इसको मैं एंटर करता हूँ, ये स्ट्रक्चर, बेस स्ट्रक्चर रेडी हो गया मेरा, बेस स्ट्रक्चर। अब मुझे नेक्स्ट स्टेप पे चाहिए, मुझे ये वाला इमेज लगाना है लेफ्ट साइड पे, और राइट साइड पे मुझे कुछ कंटेंट डिस्प्ले करवाने हैं, जस्ट लाइक दिस। पहले टाइटल आ रहा होगा, फिर डिस्क्रिप्शन आ रही होगी, फिर बटन आ रहा होगा। तो मुझे इसमें हेल्प ले लेते हैं हम अलीना से। जी वैसे अलीना, मैंने इस तरह से कंटेनर डिफाइन कर दिया है। तो मैंने लेफ्ट साइड पे इमेज दिखाना है, राइट साइड पे टाइटल, डिस्क्रिप्शन और बटन, जैसे मेरे ऊपर वाले सेक्शन में मैंने बनाया था, टाइटल, डिस्क्रिप्शन और बटन। सेम उसी पैटर्न को तकरीबन फॉलो करूंगा। इमेज के लिए थोड़ा मुझे डिफरेंट काम करना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर इमेज नहीं था, इमेज मैंने बैकग्राउंड लगाया था। यहाँ मैं एज अ इमेज ये वाला यूज करना चाह रहा हूँ। यहीं से मैं ले जाऊंगा, एक्सपोर्ट करूंगा और मैं लगा दूंगा। पहला आपने सिर्फ एक बेस लेआउट मुझे बताना है HTML के अंदर, जो बेस लेआउट है वो हम क्या बनाएंगे। जैसे कंटेनर हमने लगा दिया, जी बताएं। डिफ से लिखवाना शुरू करें। डिफ, आगे इमेज का टैग आएगा, ठीक हो गया। आगे चलें, आगे हम चलते हैं। जी अगला स्टेप क्या करेंगे? ये रेडी हो गया। जी आशी, एनीथिंग यू वांट टू ऐड? नेक्स्ट जी सर, ये इमेज का सोर्स आप लेंगे एसेट्स पे जाके। चलें वो दे देंगे। अब अगला कॉलम बताएं, अगले कॉलम में क्या आएगा? अगले कॉलम में ये देखें ना, टेक्स्ट है। ये टाइटल लगाना है मैंने, ये डिस्क्रिप्शन ऐड करनी है, ये बटन लगाना है, जैसे हमने ऊपर लगाया था ना, टाइटल, जी जी। डिस्क्रिप्शन, बटन। सेम उसी पैटर्न को हम फॉलो करेंगे। आपने मुझे सिर्फ कोड लिखवाना है, कोड गाइड करना है। क्या लिखेंगे हम यहाँ? बोले। इमेज के लिए दोबारा बताएं क्या कह रही हैं? सर, ये इमेज के लिए। नहीं, वो इमेज तो लग गया ना, वो तो अलीना ने बता दिया। फर्स्ट कॉलम में इमेज सर वो आएगा, आपने स्पैन, नेक्स्ट कॉलम का हेडिंग बताना है। हेडिंग लिखेंगे और स्पैन बताएं, लिखवाएं, कोड लिखवाएं। H1। नहीं, H1 नहीं आएगा, जरा सोचें, दिमाग का जोर दें। ऊपर वाले सेक्शन को हमने कैसे बनाया था? वालेकुम अस्सलाम। सर ये हेडर। नो, हेडर भी नहीं आएगा। ऊपर कोड बना हुआ है, ऊपर से देखना है आपने और नीचे बता देना। डिव लगाएंगे, पैराग्राफ। एक अदर डिव लगाएंगे, उसके अंदर क्या ऐड करेंगे? क्या बताया था मैंने? इनको दोबारा बताएं। पैराग्राफ आएगा। H2 का टैग आएगा। H2 का टैग क्यों आएगा? सर क्योंकि हेडिंग एक ही होती है और उसके बाद H1 एक ही होता है। ठीक है, और वो H1 एक जो होता है वो हमें किस तरह से पता चल रहा है? कौन सा डिपार्टमेंट हेल्प कर रहा है हमें इस सिलसिले में? H1 तो फर्स्ट में आता है, इंट्रो में आता है। H1 का टैग आप कहीं भी यूज कर सकते हो, ठीक है, आप इंट्रो में सही कह रही हो, लेकिन ये बता कौन रहा होता है, हेल्प कौन कर रहा होता है डेवलपर को इस सारी प्रोसेस के अंदर? तो ये ग्राफिक डिजाइनिंग में ग्राफिक डिजाइनर कर रहा होता है। गुड, जबरदस्त। जी अलीना, वैसे कौन हेल्प कर रहा होता है टैग की सीक्वेंस को, सिमेट्रिक कोडिंग को मेंटेन करने के लिए? कौन सा डिपार्टमेंट हेल्प कर रहा होता है हमें? कौन सा डिपार्टमेंट? फॉन्ट, जी वैसे SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, मैंने बताया भी था आप लोगों को। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन वाला जो बंदा है और कंटेंट राइटर मिलके, हमें कंटेंट राइटर कंटेंट प्रोवाइड कर रहा होता है, जो भी कंटेंट हमने लिखना है, और जो सिमेटिक कोडिंग की हियरार्की है, हमें रिकमेंडेशन आ रही होती है SEO डिपार्टमेंट की तरफ से कि यार आपने अपने पेज में H1 का टैग एक मरतबा यूज करना है कहीं भी। ऑब्वियसली ज्यादातर हम इंट्रो सेक्शन में या ब्रांडिंग के लिए, लोगों के लिए हम यूज कर रहे होते हैं। अगर हम प्रोडक्ट डिटेल पेज पे हैं तो प्रोडक्ट टाइटल के लिए यूज कर रहे होते हैं। प्रोडक्ट डिटेल पेज में, लेट्स सपोज प्रोडक्ट डिटेल पेज का मैं एग्जांपल दे देता हूँ। एक वेबसाइट है ragnots.com, और मैं जाता हूँ जी इस प्रोडक्ट पे क्लिक करता हूँ, इस प्रोडक्ट पे क्लिक करता हूँ जी। एक मैं प्रोडक्ट पे क्लिक कर देता हूँ, स्क्रॉल डाउन,
यहाँ पे एक प्रोडक्ट आ रही है, सिंगल प्रोडक्ट का मैं क्लिक करता हूँ तो मुझे प्रोडक्ट डिटेल पेज पे ले जाएगा। ठीक है, मैंने क्लिक किया। अब इस वाले पेज पे जितना स्ट्रक्चर आप देख रहे हो बना हुआ है, लेआउट बना हुआ है, जितना भी स्ट्रक्चर बना हुआ है, उसमें जो H1 का टैग है ना, इसमें हम इस टाइटल को लेंगे बस, एज पर द रिकमेंडेशन फ्रॉम द SEO डिपार्टमेंट। क्यों इसको क्यों लेंगे हम? प्रोडक्ट नेम को क्यों लेंगे, प्रोडक्ट टाइटल को, प्रोडक्ट नेम को क्यों लेंगे? रीजन उसका ये है कि जब गूगल सर्चिंग के ऊपर इस वेबसाइट के बारे में, इस प्रोडक्ट के नाम के हवाले से सर्चिंग की जाएगी, तो हमारी सर्चिंग लिस्ट के अंदर इसका लिस्ट में टॉप पे नाम आ रहा होगा। और वो कोड हमने किया होगा इस तरह से, हमने H1 का टैग अपने पेज के अंदर यूटिलाइज किया होगा, और बहुत सारी चीजें उसके साथ मिलके कंटेंट अच्छा लिखा हुआ होगा, और बहुत सारा काम हमने किया हुआ होगा, तो हमारे पेज की रैंकिंग बेहतर होगी। हमारे लिए H1 का टैग भी हमें हेल्प कर रहा होता है हमारे पेज को क्रॉल करके बेहतर से बेहतर उसकी रैंकिंग करने के लिए। अच्छा जी, H2 के बाद क्या लिखेंगे जी? आशीष, दोबारा आपकी तरफ हम आते हैं। H2, H1 और H2 तो डिस्कस कर लिया, डिसाइड हो गया। अब हम नेक्स्ट चीज जो मैंने बनानी है, ये तो मैंने लिख दिया ना H2 में, तो द रेस्टोरेंट लिख दिया। अब मैंने ये बनाना है, ये वाला पोर्शन, और ये बटन ऐड बनाना है। पैराग्राफ, पैराग्राफ, पैराग्राफ का टैग आ गया, उसके बाद क्या करेंगे? उसके बटन बाद का, ये पैराग्राफ लिख देंगे, उसके बाद बटन का टैग, बताएं बटन का टैग बताइए, लिखवाएं। बटन, बस सिंपल, या कुछ और भी ऐड करना है? बटन, बटन का टैग लगा दिया मैंने, और कुछ ऐड करना है इसमें? बटन के लिए वो अच्छा, आपकी लगाएंगे आवाज, HRF, अच्छा आवाज आपकी ड्रॉप हो रही है। बटन के टैग में ना बच्चे HRF नहीं लगता, उसके लिए हमें एंकर का टैग लगाना पड़ेगा। जब क्लास आप बटन, जब आप डिजाइन पे काम प्राइम। कर रहे होते हो, चलो जज़ाकल्लाह, थैंक यू। आप माइक म्यूट कर लो, आपका आंसर मिल गया, मैं एक्सप्लेन कर आपके देता आवाज हूँ। ब्रेक हो रही है और अच्छा जी, अब क्या है जी, इसमें ना हम एंकर टैग यूज करेंगे। क्यों यूज करेंगे अलीना एंकर टैग? क्यों यूज? रीड मोर क्लिकेबल भी बनाना है, और क्या रीजन है? एक रीजन और बताना है आपने, जो बड़ा वैलिड रीजन समझ आ रहा है यहाँ देख के, डिजाइन देख के समझ आ रहा है। एंकर टैग क्यों लगा रहे हैं, बटन का टैग क्यों नहीं लगा रहे? इसमें एक रीजन है। एक तो आपने सही जवाब दे दिया कि क्लिकेबल बनाना है, बटन के साथ भी क्लिकेबल हम बना सकते हैं, बटन टैग के साथ भी, एंकर टैग के साथ भी बना सकते हैं क्लिकेबल। लेकिन क्यों बनाना है, रीजन क्यों? बस वजह, इधर लिंक क्यों, रीड मोर पे लिंक, और एंकर टैग वाला लिंक क्यों लगाना? क्या होगा? क्या मकसद होता है एंकर टैग का? एंकर टैग लगाने का मकसद क्या होता है, मेन मकसद क्या होता है? जब हमने ऊपर एंकर टैग यूज किए, तो मैंने एक चीज बताई थी ना, यहाँ पे हमने ऊपर यूज किया था जगह। माइक आप म्यूट कर लो, आशी बच्चे माइक म्यूट कर लो आप, थैंक यू। जब मैंने बताया था ना सर ऊपर, ये सर ये स्क्रीन वो स्टिल है। ओके मैं दोबारा शेयर कर देता हूँ स्क्रीन जी। अलीना बस, मैंने जब ऊपर बनाया था ना, नेविगेशन बनाई थी, मैंने एक टेक्निकल टर्म यूज की थी, वो बताना है आपने। ऊपर जब मैंने ये नेविगेशन लिंक बनाए थे, तो मैंने एक टेक्निकल टर्म यूज की थी, बताया भी था, एक्सप्लेन भी किया था जी। नेविगेट करने के लिए, पेज पे नेविगेशन के लिए, नेविगेट करने के लिए हम एंकर टैग यूज करते हैं। क्लिक के ऊपर नेविगेट कर जाएगा, कहाँ पे? जब यूजर क्लिक करेगा द रेस्टोरेंट वाले सेक्शन के रीड मोर पे क्लिक करेगा, तो वो एक पूरा कंप्लीट पेज होगा, जहाँ पे रेस्ट ऑफ द डिटेल्स डिस्प्ले हो रही होंगी। इसी तरह से पूरा एक पेज होगा, जैसे ये आप एक पेज देख रहे हो ना, लैंडिंग पेज, होम पेज देख रहे हो, इसी तरीके से उसका कंप्लीट एक पेज होगा। अभी मेरे पास जो डिजाइन है उसमें नहीं है, लेकिन जब आप एक्चुअल वेबसाइट्स पे काम कर रहे होते हो, तो उसका डिजाइन आपको मिलेगा फ्रॉम द डिजाइन डिपार्टमेंट, ठीक है, या कंटेंट मिल जाएगा। आपने खुद से इसी टेम्पलेट को यूटिलाइज करते हुए उस पेज को बनाना होगा। जब पेज बन गया, आपका बेस टेम्पलेट रेडी हो गया, देन आपके पास ऑप्शन आ जाएगा कि आप उसी को क्लोन करके, कॉपी करके डिफरेंट पेजेस बनाते चले जाओगे विद द सेम थीम ब्रांडिंग, विद द सेम थीम ब्रांडिंग, विद द सेम थीम लेआउट स्ट्रक्चर, ठीक है, स्ट्रक्चर भी सेम होगा उसमें। ऑब्वियसली वेबसाइट पे ऐसा तो नहीं हो सकता ना, रीड मोर पे क्लिक करिए नई वेबसाइट ओपन हो जाए, ऐसा तो नहीं होगा। हमने कस्टमर को कनेक्ट भी तो रखना है, कस्टमर को ये भी तो बताना है कि यार आप सेम वेबसाइट पे हो, तो उसको हमने इसी को मेक श्योर करना है कि एलिमेंट्स भी वही हो, ब्रांडिंग भी वही हो, स्ट्रक्चर भी, लेआउट भी वही हो।
मिलता जुलता हो, सेम हो, तभी वो इस चीज़ को हम मेक श्योर कर पाएंगे कि कस्टमर जो है वो डिफरेंट नहीं लग रही बल्कि सेम है उसके लिए। अच्छा जी, ये हमारा एंकर टैग भी लग गया फाइनली। तो अब हम वन बाय वन अपना जो स्ट्रक्चर है वो अपडेट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ये इमेज जो है इसको मैं कर लेता हूँ, एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। जी अबू बकर, मैंने ये एक्सपोर्ट करना है इमेज। हाउ कैन आई डू दिस? ये वाला इमेज लेके जाना है, क्या करूंगा? व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? आई एम यूजिंग द फोटोशॉप या फोटोपिया। फर्स्ट स्टेप क्या होगा मेरा? पहला स्टेप क्या होगा? ठीक है, कहाँ पे? इसमें 5 सेकंड है आपके पास। 1 2 3 4 और 5। जी अलीना, ये मैंने इमेज निकालना है, ये वाला। क्या करेंगे? कैसे कैसे? वो तो मुझे भी पता है सेव करना कैसे। डेवलपर की जो आगे अप्रोच है ना, वो उसकी इम्प्लीमेंटेशन करनी है। वो तो 10 बंदे आपको कहेंगे यार सेव कर लो, डेवलपर नहीं तो निकालना है इमेज। फोटोशॉप, जी जी जी। कहाँ? इसको मैं स्क्रॉल करूँ? शॉर्टेस्ट वे, स्मार्टेस्ट वे बताना है। शॉर्टेस्ट वे, यहाँ तो मैं इसमें 15,000 लेयर्स रखी हूँ, मैं तो परेशान हो जाऊंगा। डिजाइनर है, उसने अपने हिसाब से काम किया। उसकी बेगम ने उसको कहा था यार मैंने तुम्हें खाना नहीं देना, उसने गुस्सा उतार दिया डिजाइनर पे, और डिजाइन पे अपने डिजाइनर 15,000 लेयर्स बना दी। डेवलपर कंफ्यूज यार, 15,000 लेयर में तुम्हें किसकी लेयर ढूंढ रहा हूँ, तो अगला दिन लग जाएगा, मुझे लेयर नहीं मिलेगी। क्विकेस्ट वे बताना है, सिंपलेस्ट वे बताना है, आपने इजी वे बताना है। जी अलीना 5 सेकंड, 1 2 3 4 5। जी बच्चे, सिलेक्शन टूल की तरफ आएंगे हम। क्या हो गया है आप लोगों को? सिलेक्शन टूल, वी आर यूजिंग फोटोशॉप, वी हैव द ऑप्शन इन द टूल प्लेटे। ये मैंने बताया था इसके बारे में सुबह दोपहर शाम 3 खुराक। ठीक है ना, आप लोगों को समझ आ जाएगी कि चल क्या रहेगा। ये मैंने क्लिक किया सिलेक्शन टूल, इसके बाद मैंने जैसे क्लिक किया आई एम एबल टू एग्जैक्टली फिगर आउट कि कौन सी बड़ी लेयर है। इट इज द फास्टेस्ट वे टू आइडेंटिफाई द लेयर्स, क्योंकि हमारे पास मल्टीपल लेयर्स चल रही होती हैं, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता। अगर हम लेयर ढूंढने बैठ जाएंगे तो फिर हमारा प्रोजेक्ट लेट होना। हमने स्मार्ट वे में काम करना होता है। स्मार्ट वे ये है कि हमें सिलेक्शन टूल से जाके उसको डायरेक्ट क्लिक कर लेना है और हमें आइडेंटिफाई हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं इजीली? जी अगला स्टेप क्या करेंगे जी बच्चे? आशी, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? सिलेक्शन, हमें पता चल गई ये वाली लेयर है। अब मैंने क्या करना है? सर स्लाइड, जी बताइए, बोलें। सर इसको स्लाइस करेंगे पिक्चर। अब कैसे करेंगे वो तो मुझे भी पता है, करेंगे कैसे? मूव मूव टूल से। मूव टूल से स्लाइस करेंगे। जी अबू बकर, मूव टूल से करेंगे स्लाइस? किस तरह करेंगे? सर ये स्लाइस टूल से, स्लाइस टूल से। चलें, थैंक यू। अच्छा जी, मैं क्योंकि फोटोपिया यूज कर रहा हूँ तो मेरे पास अपॉर्चुनिटी है, फोटोशॉप में भी होता है ये, ठीक है ना। मैं चूंकि फोटोपिया यूज कर रहा हूँ तो फोटोपिया के अंदर मेरे पास क्विकली इसको डाउनलोड करने के लिए एक ऑप्शन मौजूद है, PNG या एचडी। वैसे स्लाइस करेंगे हम, ठीक है। स्लाइस टूल का भी इस्तेमाल पता होना चाहिए, जैसे मूव टूल का इस्तेमाल हमें पता होना चाहिए, हमें टेक्स्ट टूल का इस्तेमाल पता होना चाहिए। यहाँ से मैं बता रहा हूँ, ये सारी चीजें मैं यहाँ से बता रहा हूँ, बेसिक बेसिक। क्रॉप, सिलेक्शन टूल, मूव टूल, मैजिक वेन टूल, ग्रेडियंट टूल, ब्लर टूल, टेक्स्ट टूल, पेन टूल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जूम टूल, कलर प्लेटे। ये सारी चीजों का आप लोगों को बेसिक बेसिक पता होना चाहिए। अगर आपका डिजाइनर आपके साथ टीम में जो काम कर रहा है, रिसोर्स डिजाइनर, वो बिजी है, तो आपने खुद से जाके ये स्टेप ले लेने हैं। ये बेसिक लेवल के स्टेप हैं, इसमें कोई डिजाइनिंग नहीं हो रही। बेसिक आपको एसेट्स की जरूरत है, वो आपने अपने पेज में इनकॉर्पोरेट करके डे एंड पे क्लाइंट को अपडेट देनी है, तो ये आपने खुद कर लेना है। उसको नहीं बोलना कि यार मुझे ये स्लाइस निकाल के दो, ये आप लोगों को खुद से काम आना चाहिए। और अगर सीख रहे हो तो फायदा ही हो रहा है, तो आप इंडिपेंडेंटली अपने प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हो। अच्छा जी, मैंने क्या करना है जी, इसको मैंने स्लाइस करना है फोटोशॉप या फोटोपिया। अदरवाइज मेरे पास फोटोपिया के अंदर एक ऑप्शन मौजूद है, मैं डायरेक्टली से एक्सपोर्ट कर सकता हूँ। मैं क्या करता हूँ, इस इमेज को यहाँ पे क्लिक कर दिया मैंने, एंड देन आई एम एबल टू एक्सपोर्ट दैट। ठीक है जी, मुझे पता चल गया ये वाला इमेज है, तो क्लिक एंड पीएनजी।
मेरे पास ये इमेज आ गया, हाँ दैट्स ग्रेट, मैसेज, दिस इज इमेज, और यही इमेज चाहिए होगा, एग्जैक्टली यही इमेज चाहिए, ठीक है। अब सेटलमेंट करते हैं चल के जी हम इसको मैंने मूव भी करना है, ठीक है, वर्किंग रूट डायरेक्टरी में मूव भी करना है। डेस्कटॉप पे आ गया मैं, प्रोजेक्ट के फोल्डर में आ गया, प्रोजेक्ट के फोल्डर के अंदर आके एसेट्स का फोल्डर, इमेजेस का फोल्डर, और इसका नेमिंग कन्वेंशन मैं इसी हिसाब से अपडेट कर लेता हूँ, जिस सेक्शन पे मैं काम कर रहा हूँ उसके हिसाब से जाके मैं इसका नेमिंग कन्वेंशन अपडेट कर देता हूँ। द रेस्टोरेंट img image dash द रेस्टोरेंट, नेमिंग कन्वेंशन भी अपडेट कर दी मैंने। अब मैंने सिंपल वे में जाके इसका पाथ ऐड करना, इमेज के टैग के अंदर HTML में इमेज के टैग के अंदर हमारे पास दो बेसिक एट्रीब्यूट्स होते हैं, दो बेसिक एट्रीब्यूट, एक होता है सोर्स, एक होता है ऑल्ट। सोर्स के अंदर हम जाके सोर्स सेट करते हैं उस इमेज का, जहाँ पे हम उसको कनेक्ट करना चाह रहे हैं, एसेट्स, राइट नाउ एसेट्स का फोल्डर है मेन इमेजेस, और इमेज के अंदर जाके इमेज द रेस्टोरेंट, जिस सेक्शन पे मैं काम कर रहा हूँ उसी हवाले से मैंने नेमिंग कन्वेंशन अपडेट कर दी, मुझे आइडेंटिफाई करना आसान हो गया। एंड देन ऑल्ट का टैग, ऑल्ट के टैग में हम इमेज का नेम रख रहे होते हैं, जो भी नेम हमने रखना है, जैसे लेट्स सपोज मैं इमेज का नेम यहाँ पे ये वाला रख देता हूँ, इमेज द रेस्टोरेंट। इसका ये फायदा होता है, एक तो ये कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहा होता है कंटेंट राइटर के, ऑल्ट के टैग में क्या आएगा, ऑल्ट के एट्रीब्यूट के दरमियान में क्या चीज आएगी, ये आपको कंटेंट राइटर हेल्प कर रहा होता है, क्योंकि वो रिलेटेबल कंटेंट लिख रहा होता है उस वेबसाइट के ऊपर, उस सेक्शन के ऊपर, इस चीज में वो आपको हेल्प कर रहा होता है। बाकी ऑल्ट का जो एट्रीब्यूट है हमें हमारे पेज की रैंकिंग को बेहतर करने भी के लिए भी यूज हो रहा होता है, और इसको हम रिकमेंडेड तरीका ये होता है एसईओ डिपार्टमेंट की तरफ से कि ये हमें फिलअप रखना होता है, कुछ ना कुछ लिखना होता है इसमें रिलेटेड टू आवर कंटेंट, रिलेटेड टू आवर वेबसाइट, ठीक है, जिस भी वेबसाइट के मुतालिक हम जिस भी प्रोडक्ट के हवाले से हम उस वेबसाइट को बना रहे हैं और वो इमेज रिलेटेबल है उस हवाले से, उस जो भी चीज़ है हम यहाँ पे लिखते हैं, उसको राइट डाउन करते हैं, वर्डिंग्स की बात हो रही है, इंग्लिश के वर्ड्स की बात हो रही है, वो लिखना होता है हमें यहाँ पे, ब्लैंक नहीं छोड़ना होता, ब्लैंक ब्लैंक रखना नॉट रिकमेंडेड है, और इसको फिलअप रखना as per according to the content of that page of that section it is highly recommended, और इसकी रिकमेंडेशन हमें मिल रही होती है गूगल पेज स्पीड इनसाइट, यहाँ से भी मिल रही होती है, ठीक है। ये भी आपको पेज बनने के बाद जब आप इसे चेक करते हो तो ये भी रिकमेंडेशन आपको यहाँ से आ रही होती है कि आप अपने अपने पेज की अंदर अगर आपने इमेज के ऑल्ट टैग ब्लैंक रखे हुए हैं तो वो आपको रिकमेंड करेगा कि आप रिलेटेबल कंटेंट लिखें इसके अंदर। एट्रीब्यूट की बात हो रही है, ऑल्ट के एट्रीब्यूट की, इमेज के अंदर दो एट्रीब्यूट बेसिक बेसिक मैंने आपको बताया, सोर्स और ऑल्ट, और ऑल्ट के एट्रीब्यूट के अंदर आपने रिलेटेबल कंटेंट लिखना होता है। इसके बाद मैं एक और एट्रीब्यूट लगा लेता हूँ क्लास का, इसको भी नाम में रख देता हूँ जी विड्थ 100%, और यहाँ पे आके मैं क्या, जो नेक्स्ट मेरा कंटेंट आ रहा है वो है जी टेक्स्ट टूल, मैंने सेलेक्ट किया। और ये क्लास का पहले तो नहीं लगाते थे, तो क्यों यूज किया? हाँ जी, ये मैं अभी बताने लगा हूँ, ये बताने लगा हूँ, मैं आंसर करता हूँ, ये मैं कंटेंट पुट कर लूँ वन बाय वन, ये मैं आपको अभी बता दूंगा, क्योंकि मैं स्ट्रक्चर अभी डेवलप कर रहा हूँ, मैंने क्लास एट्रीब्यूट यूज किया है, ठीक है, तीन एट्रीब्यूट हो गए इमेज के टैग में, तीन एट्रीब्यूट है, एक सोर्स का, एक ऑल्ट का, और तीसरा मैंने यूज किया क्लास। क्लास के जरिए मैं पेज का जो लेआउट है, पोजिशनिंग है, टाइपोग्राफी है, स्ट्रक्चर लेआउट है, जो बिल्ड कर रहा हूँ मैं एज पर द डिजाइन, उसके हिसाब से मैं सेटलमेंट कर रहा होता हूँ, सीएसएस के अंदर ये काम कर रहा होता हूँ, तो इसलिए मैंने सीएसएस क्योंकि इंट्रोड्यूस करवा दी है, अब मैं इसको फर्दर चल के आगे आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ कि मैंने क्यों ऐड किया, ठीक है। अच्छा जी, मैं कंटेंट इसके अंदर ये वाला ऐड कर रहा हूँ, बाकी मैंने ये वाला कंटेंट ऐड करना है, कॉपी, और ये पेस्ट कर दिया मैंने, ठीक है। यहाँ से मैंने किया है इसको कॉपी, और सिंपल मैंने इसको यहाँ पे कर दिया है पेस्ट, ये मैं नर्सरी ऐसे लिख रहा हूँ, नर्सरी क्लास के बच्चों को। अच्छा जी, इसके बाद क्या है जी, रीड मोड क्लास,
और ये क्या लगाना है जी, मैंने बटन, ये बटन आउटलाइन प्राइमरी, इसका मैं नाम रख देता हूँ बटन आउटलाइन प्राइमरी। ठीक है, पहले लास्ट जो मेरा लेक्चर था ना, मैंने एक बटन लगाया था बटन प्राइमरी। अब मैंने एक और क्लास ऐड कर दी है, नई क्लास मैंने ऐड की है और इसका नाम मैंने रखा है बटन आउटलाइन प्राइमरी। href के अंदर उस पेज का लिंक, जो भी ये पेज है, लेट्स सपोज इस पेज का नाम है, अभी वो पेज एग्जिस्ट नहीं करता, अभी मैं बना देता हूँ पेज ताकि आप लोगों को रिलेट करना इजी हो जाए कि क्या बात कर रहा हूँ मैं, किस कॉन्टेक्स्ट में क्या गुफ्तगू चल रही है, रिलेट करना आसान हो जाए। href में मैंने लिखा द रेस्टोरेंट डॉट html, ये मैंने पेज का लिंक लगा दिया। अभी वो पेज यहाँ पे रूट पे एग्जिस्ट नहीं करता, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे जाके मैं एक अदर पेज क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ ब्लैंक स्पेस पे क्लिक किया मैंने, ये सारा ब्लू हाईलाइट हो गया, एंड देन आई क्रिएट द पेज द रेस्टोरेंट डॉट html। एक्सटेंशन आपने इस चीज को मेक श्योर रखना है, आपने डॉट html रखनी है फॉर राइट नाउ, क्योंकि अभी हम स्टैटिक html बनाना सीख रहे हैं, तो इसी लैंग्वेज को ब्राउजर समझ पा रहा है, तो आपने एक्सटेंशन को डॉट html के साथ ही सेव करना है। ये पेज बन गया है, कुछ नहीं है अभी, ये ब्लैंक पेज है, सिंपल मैंने इसको पेज को रिलेट करने के लिए, क्लिकेबल बनाने के लिए, बताने के लिए आप लोगों को ये पेज क्रिएट कर दिया। ठीक है ना, देखो अब मैं जब इस पेज को चेक करूंगा, तो मेरे पास ये सेक्शन क्रिएट हो गया जी, सेकंड सेक्शन क्रिएट हो गया। और ये क्या सेक्शन है जी, स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो आई एम नाउ एबल टू सी द इमेज जो मैंने एक्सपोर्ट किया फोटोपिया से, वो इमेज आ रहा है। नीचे स्क्रॉल डाउन करता हूँ, मुझे टाइटल लिखा हुआ नजर आ रहा है, उसके नीचे डिस्क्रिप्शन लिखी हुई नजर आ रही है, एंड सबसे लास्ट में बटन नजर आ रहा है मुझे। बटन में मैंने कुछ लिखना भी था, क्या लिखना था, मैंने रीड मोर लिखा, मैं भूला तो बच्चे तो पहले चेक किया है। उस्ताद का कितना अलर्ट रहना कितना जरूरी है, चेक कर रहे हैं ना। जरा सा उस्ताद डी ट्रैक हुआ तो बच्चे तो पहले डी ट्रैक चल रहे हैं। रीड मोर को मैंने कर दिया जी कैप्स में, MOR। कैप्स में करने के लिए क्या प्रॉपर्टी होती है कैप्स में करने के लिए, टेक्स्ट को कैप्स में करना है, कैपिटलाइज करना है, कैप्स में अपर केस में लेके जाना है। क्या प्रॉपर्टी होती है सीएसएस की, सीएसएस की प्रॉपर्टी बतानी है आपने, कैप्स, हाँ जी अलीना, सीएसएस की प्रॉपर्टी, गुड, जबरदस्त जी बच्चे, ये मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था जी। आशी, एनीथिंग यू वांट टू ऐड? ओके सर टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म क्या टेक्स्ट करेंगे? ट्रांसफॉर्म गुड हो गया, सही है, करेंगे क्या? अपर केस। जबरदस्त, गुड, थैंक यू। ये सवाल यहाँ जवाब ऐसे होने, ऐसे सवाल बरदस्ता, चैट जीपीटी बने हुए बच्चे नहीं है, चैट जीपीटी बन गए। अच्छा अब मैं सेटलमेंट कर लेता हूँ, पेज रेडी हो गया है, कंटेंट डिस्प्ले हो गया है। अब मैंने क्या करना है, वन बाय वन अपने लेआउट को एग्जैक्टली मैच करना है डिजाइन के हिसाब से। उसके लिए मुझे कुछ बेसिक चीजें यहाँ पे अपडेट करनी पड़ेंगी विद इन माई स्टाइल शीट। ठीक है, एक चीज जो मुझे क्विकली पहले स्टेप पे नजर आ रही है वो मुझे ब्रांडिंग कलर है। ठीक है, ब्रांडिंग कलर, ग्रीन कलर का जो ब्रांडिंग कलर चल रहा है मेरा, उसके लिए मैं एक और क्लास यहाँ पे लगा देता हूँ, बीजी प्राइमरी नाम रख देता हूँ उसका, एंड यहाँ पे कॉपी करके मैं चलता हूँ CSS के अंदर। ठीक है, इस पेज को मैं क्लोज कर देता हूँ, ये हो गया मेरी CSS के अंदर जो एक मेन चीज मैं डिफाइन करना चाह रहा हूँ वो मैंने पहले से थीम ब्रांडिंग प्राइमरी कलर मैंने डिफाइन कर दिया था। ठीक है, मैं इसी को यूज कर लेता हूँ फॉर द बीजी कलर एज वेल। यहीं पे मैं एक कलर लिखता हूँ, यहाँ पे जाके लिखता हूँ डॉट बीजी प्राइमरी, और इसको मैंने करना है जी बैकग्राउंड कलर लगाना है जी बच्चे, बैकग्राउंड कलर लगाना है मैंने। क्या प्रॉपर्टी दूंगा मैं, सर मुझसे पूछा है नहीं आती बच्चे, आपसे नहीं पूछा, अभी नहीं पूछा, क्योंकि अभी नहीं पूछा जी। आपका नाम, सॉरी, अब्दुल्ला जी बच्चे, अब्दुल्ला से क्वेश्चन कर रहा हूँ जी बच्चे, अब्दुल्ला, इसको मैंने बैकग्राउंड कलर ऐड करना, जैसे मैंने किया हुआ है मल्टीपल जगहों पे मैं कर चुका हूँ। नहीं वो तो मैंने एक वेरिएबल डिफाइन किया ना, मैंने कलर लगाना है, उसी वेरिएबल को मैंने यहाँ यूज करना है विद CSS प्रॉपर्टी। तो CSS प्रॉपर्टी आपने मुझे बतानी, वेरिएबल मैंने ये यूज करना है थीम ब्रांडिंग प्राइमरी, लेकिन वो CSS की प्रॉपर्टी आपने मुझे बतानी है कौन सी। 1 2 3
4 5 जी अलीना बैकग्राउंड कलर यूज जी अबू बकर कंप्लीट करें इस सिंटेक्स को कैसे यूज करूंगा मैं ऊपर वाला वेरिएबल इस सिंटेक्स को कंप्लीट करना है वेरिएबल var और यहाँ पे जाके कलर लग गया मेरा सिस्टम आसान है जैसे ही मैंने कलर अपडेट किया तो वो कलर डिस्प्ले हो गया ठीक है ना डिजाइन के हिसाब से वो कलर लगे पहला स्टेप डन कर दिया मैंने बैकग्राउंड कलर मैंने सॉलिड लगा दिया लाइंस आ रही हैं लाइंस आप लोगों को भी नजर आ रही होगी लाइंस आ रही हैं इसका मुझे अलग से बैकग्राउंड ले जाना पड़ेगा ठीक है वो अभी मैं नहीं लगा रहा मैंने सिर्फ सॉलिड कलर लगाया है और बाकी चीजों की प्लेसमेंट सेट करूंगा अपना कौन सी वाली प्लेसमेंट कि मुझे लेफ्ट साइड पे इमेज दिखाना है और राइट साइड पे कंटेंट दिखाना है जो बेसिक प्रॉपर्टी है ना उसकी जो बेसिक प्रॉपर्टी है आखिरी बच्चे आप सुन रहे हो आपने वो बतानी है जो बेसिक प्रॉपर्टी है लेफ्ट और राइट पे पैरेलल दोनों चीजों को मैंने दिखाना है लेफ्ट साइड पे इमेज आए राइट साइड पे कंटेंट आए उसकी जो एक बेसिक प्रॉपर्टी है वो आप मुझे बता दें कौन सी मैंने यूज करी बस सिर्फ सर सिंपल मार्जिन मार्जिन यूज करेंगे गुड जी अब्दुल्ला पैडिंग यूज करेंगे जी अलीना गुड जी अबू बकर बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं मैंने पैरेलल एक साइड लेफ्ट साइड पे इमेज दिखाना है राइट साइड पे एक बेसिक प्रॉपर्टी मैंने यूज करी नो एक हमने प्रॉपर्टी यूज अभी कर भी चुके हैं मैं दोबारा बता देता हूँ वो है डिस्प्ले फ्लेक्स की प्रॉपर्टी डिस्प्ले फ्लेक्स की प्रॉपर्टी क्या करती है पैरेलल कंटेंट को पैरेलल दिखा देती है हमने बनाया भी है यहाँ पे कहाँ बनाया था हमने यहाँ पे यूज की थी ये प्रॉपर्टी इस केस में यूज की थी सेंटर में हमें लोगो दिखाना था और राइट साइड पे हमें ये दिखाना था इसके लिए मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स की प्रॉपर्टी यूज की थी विद इन द हेडर एलिमेंट विद इन द हेडर एलिमेंट हेडर टैग हेडर कंपोनेंट मैंने उसके लिए डिस्प्ले फ्लेक्स की प्रॉपर्टी यूज की थी तो ऑन अ सेम पैटर्न अब हमें दोबारा से उसकी जरूरत पड़ी है तो वो हम यहाँ पे अब यूज करेंगे और ये मैं किस में कर सकता हूँ जी मैं कंटेनर के ऊपर ही एक क्लास ग्रुप कर सकता हूँ डी फ्लेक्स के नाम से वो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ क्लास जेनेरिक क्लासेस में जब मैं क्लासेस बना जैसे ही मैंने डी फ्लेक्स लगाया तो पैरेलल आ गया दोनों कंटेंट और उसके पैरेलल दोनों चीजें आमने सामने उसने बना दी और ये डिजाइन के हिसाब से हमारी चीजें बनना शुरू हो गई हैं डेवलप होना शुरू हो गई इसी तरीके से मैं एक और प्रॉपर्टी यूज कर लेता हूँ यहीं पे और वो है जी मैं चलता हूँ यहाँ पे सेक्शन अब मैंने जो सेक्शन दिया हुआ है ना वहां पे वो मैंने यहाँ ऐड डाउन कर दिया और मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ जी पैडिंग यूज कर सकता हूँ फ्रॉम द टॉप 5 rem जैसे मैंने ऐड किया तो मुझे टॉप से और बॉटम से स्पेसिंग भी आना शुरू हो गई चलें पैडिंग लगाने के बाद ही मैंने क्या करना है मुझे यूज करना है स्पेसिंग ये मेरा स्ट्रक्चर आ गया जी और इसमें मेरे ये मैंने इसको डिस्प्ले टेक्स्ट कर दिया और डिस्प्ले टेक्स्ट के साथ साथ मुझे सेंटर अलाइन भी दिखाना है सेंटर अलाइन दिखाने के लिए मेरे पास एक क्लास मैंने लास्ट टाइम बनाई भी है उसका नाम क्या है जी अबू बकर क्या नाम है उस क्लास का सेंटर अलाइन करने के लिए क्लास बनाई है मैंने CSS में क्या नाम है उसका बताएं क्या नाम है उसका MX ऑटो क्लास का नाम ला गया था ठीक है MX ऑटो का मतलब है मार्जिन फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट एक्स एक्सिस वाइज MX ऑटो कर देगा वो सेंटर अलाइन कर देगा जैसे ही मैंने सेंटर अलाइन किया ओके जैसे ही मैंने उसको क्लास ऐड किया वो सेंटर अलाइन हो गया मेरा कंटेनर सेंटर अलाइन हो गया ठीक है मैक्स विड्थ उसकी 1320 1320 कहाँ से जी पता चल रहा है जी हमें हमें कैसे पता चल रहा है जी सेटिंग में जाएंगे सेटिंग और सेटिंग में जाने के बाद
यहाँ पे पता चलता है जी डिस्प्ले के अंदर ये विंडोज 11 का इंटरफेस है, विंडोज 10 का, और एज पर ऑपरेटिंग सिस्टम आप लोगों के डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। और यहाँ पे जाके यहाँ मुझे पता चला, ठीक है, स्टैंडर्ड लैपटॉप की स्क्रीन का जो साइज है विड्थ वाइज वो मुझे 1366 बाय 768, 1366 विड्थ है और हाइट जो है वो 768 है। तो उसमें से लेफ्ट और राइट पे एक इतना स्पेस क्रिएट हो जाए जो बेहतर लगे, क्योंकि डिजाइन में भी ऐसे लग रहा है डिजाइनर ने एक मुनासिब स्पेस रखी हुई है, ठीक है, लेफ्ट से और इसी तरह से राइट से पूरा ऊपर टॉप टू बॉटम अगर हम मूव ऑन करते हैं तो लेफ्ट और राइट दोनों साइड पे एक मुनासिब सी स्पेस रखी हुई है उसने। इसको बोलते हैं ब्रीथिंग स्पेस डिजाइन के अंदर। इसको टेक्निकल टर्म में हमें कहा जाता है, जब हमें डेवलपर को कहा जाता है ना यार आप इस डिजाइन के अंदर ब्रीथिंग स्पेस ऐड कर दो, तो इसका यही मतलब होता है कि हमने मार्जिन और पैडिंग सब प्ले अराउंड करना होता है उस डिजाइन को बेहतर करने के लिए, कस्टमर एंड पे उसको लुक एंड फील बेहतर करने के लिए, अपडेट करने के लिए, हम ब्रीथिंग स्पेस ऐड करने के लिए इन चीजों को वाया यूजिंग मार्जिन और पैडिंग। राइट नाउ मैंने मार्जिन यूज किया है और मार्जिन मैंने यूज किया एक्स एक्सिस, लेफ्ट और राइट एक्स एक्सिस वाला। इसी तरह से मार्जिन वाई एक्सिस भी होता है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम दिस इज कॉल्ड वाई एक्सिस, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट कॉल्ड एक्स एक्सिस। और ये कैसे मूव कर रहा होता है मार्जिन अब्दुल्ला बच्चे? वो मार्जिन किस तरह से मूव कर रहा होता है, वो हम प्रॉपर्टी लिखते हैं सीसीस के अंदर। क्या बताया था मैंने, एक वर्ड यूज किया था टेक्निकल। जी बच्चे जी, मैंने बताया था पैडिंग जो मूव कर रही होती है कैसे मूव कर रही होती है, मैंने बताया भी था टेक्निकल पॉइंट। मूव कर रही होती है ना, लिख रहे होते हैं हम फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू, थर्ड वैल्यू, कैसे रिप्रेजेंटेशन चल रही होती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। जज़ाकल्लाह बच्चे याशी, थैंक यू। कोडिंग का तो दिमाग जो है ना चल पड़ा है, व्हिच इज गुड। बाकी जो तीन बच्चे यहाँ बैठे हैं चारों में उनका दिमाग तो ये क्या आपका क्लॉकवाइज चल रहा होता है, फर्स्ट वैल्यू टॉप, सेकंड वैल्यू राइट, थर्ड वैल्यू बॉटम and the fourth value represents the left side, top to bottom, top, right, bottom, left, सुबह दोपहर शाम 3 चम्मच। अच्छा जी, इसके बाद आप लोगों को कोडिंग आ जाएगी इंशाल्लाह, और अगर रिस्क उतरा हुआ है इस फील्ड में तो वो भी मिलेगा आप लोगों को इंशाल्लाह, लेकिन उसके लिए आप लोगों को ना जरा जान मारनी पड़ेगी। घर वाले कहें ये बच्चा हमारा दीवाना हो गया है, हर वक्त लैपटॉप या डेस्कटॉप की सिस्टम के आगे बस बैठा रहता है, कुछ खबर नहीं दुनिया में क्या चल रहा। ऐसे फिर जब आप लोग बैठोगे ना, फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि हर चीज़ अल्लाह ताला आपके लिए मसख्तर कर देंगे। अल्लाह ने तो पहली कायनात मसख्तर की हुई है हमारे लिए, लेकिन एक स्टेप हैं वो लेने पड़ते हैं, उसके बाद ये काम होता है। तो ये मैंने मार्जिन एक्स एक्सिस ऐड कर दिया जी। अब मैंने एक और काम क्या करना है, इसके ऊपर मैं क्लास लगाता हूँ, ठीक है, मैं क्लास लगाता हूँ, क्लास कॉलम इमेज के नाम से, और ये मैंने क्लास लगा दी कॉलम कंटेंट के नाम। कस्टम क्लासेस लगा रहा हूँ मैं, कस्टमाइज क्लास, कॉलम इमेज और कॉलम कंटेंट। अब चूंकि डिजाइन के अंदर अगर मैं देखूं तो डिजाइनर ने क्या किया है, ओवरलैपिंग की हुई है, ओवरलैपिंग हो रही है, यानी कि इमेज के खास विड्थ है और उसके बाद कंटेंट उसके ऊपर ओवरलैप कर रहा है। इस चीज को मैं हैंडल कर लेता हूँ। चलिए हम चलते हैं दोबारा सीएसएस के अंदर। ज्यादातर काम मैंने जैसे आपको बताया कि स्टाइलिंग का, टाइपोग्राफी का, बैकग्राउंड कलर का, पैडिंग, मार्जिन, पोजीशन, सब का सब हम हैंडल कर रहे होते हैं। मोस्टली हम हैंडल कर रहे होते हैं बाय यूजिंग द सीएसएस सेक्शन कंटेंट। और इसके अंदर क्या करना है जी, कॉलम इमेज, और इसकी मैंने विड्थ लगा दी, विड्थ ऐड कर दिया मैंने 60%, इसको मैंने कर दिया 60%। और इसके बाद जो नेक्स्ट कॉलम है जिसमें मेरा कंटेंट आ रहा है, उसी नेमिंग कन्वेंशन के हिसाब से मैंने क्लास लगाई है कॉलम इमेज की बजाय कॉलम कंटेंट। कॉपी पेस्ट किया मैंने, और इसकी मैंने विड्थ कर देनी है विड्थ 40%। सेव कर लेता हूं मैं। अब जब मैंने ये वाला सीएसएस अपडेट किया तो 60% ऑफ द स्क्रीन पे मेरा इमेज आ गया और 40% टोटल विड्थ 13
20 की जो टोटल विड्थ है 1320, जैसे मैंने अभी आप लोगों को जाके यहाँ बताया, अभी सेटिंग के अंदर डिस्प्ले के अंदर जो 1366 उसका एक लेफ्ट और राइट पे ब्रीथिंग स्पेस मार्जिन के बाद स्पेसिंग के बाद जो मेरे पास एक स्पेस जनरेट हुई एज पर माय सीएसएस स्टाइल वो 1320 जो कि एक्सटेंडेड विड्थ है, और मैं इसका रेफरेंस लेकर आ रहा हूँ गेट बूटस्ट्रैप की ऑफिशियल वेबसाइट से या टेलविंड की ऑफिशियल वेबसाइट से, या फिर बाकी जो मैंने फ्रेमवर्क आप लोगों को बताया, फाउंडेशन है, पिको है, दो तो बेसिक है ही है ना, आप लोगों को पता चल जाए कि यार ये दो स्टैंडर्ड हैं, इनको तो हमने लेके चलना है। जब भी हम कोडिंग करने बैठे हैं तो हमारे जहन में, हमारे कंप्यूटर के अंदर ये टैब्स ओपन होने चाहिए ताकि हम इससे हेल्प ले सकें कि यार ये क्या, किस तरह से चीज़ों को, पेज को, जो एलिमेंट्स हैं उसको स्टाइलिंग लेवल पे किस तरह से बना रहे हैं, किस तरह से बेहतर तौर पे प्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि मोस्टली वेबसाइट्स में यही वाले दो प्लेटफॉर्म ज़्यादातर यूज हो रहे हैं। तो इन दोनों के बारे में आप लोगों को काफ़ी अच्छी खासी डिटेल नॉलेज भी होनी चाहिए, और इसका आप लोगों को इस्तेमाल, जाहिर सी बात है अभी आप लोग कस्टम कोडिंग करना सीख रहे हो और उसी पैटर्न के ऊपर कोडिंग करना सीख रहे हो, तो जैसे ही आप लोग स्विच करोगे बूटस्ट्रैप और टेलविंड में, आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, ऑटोमेटिकली आप लोगों को पता होगा किस ट्रैक पे चढ़ना है। तो ये मैंने निकाला है जी यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन, गेट बूटस्ट्रैप की ऑफिशियल वेबसाइट पे गया, मैं डॉक्यूमेंटेशन पे गया और यहाँ पे जाके मैंने स्क्रॉल डाउन किया, कंटेनर्स, क्या बताना चाह रहा हूँ जी मैं आप लोगों को, ठीक है जी, कंटेनर। तो दिस इज द चार्ट, ये 1320 है स्टैंडर्ड विड्थ, ये मैंने स्क्रीनशॉट लेके प्रिंट स्क्रीन लेके व्हाट्सएप में मैसेज भी कर दिया ताकि आप लोगों को रेफरेंस, तो मैंने करना है कॉपी, इस पेज को भी शर्त दीजिएगा कि ये पेज भी खोल लें आप लोग, बाकी तो रील्स चलती रहती है सारा, इस पेज को भी मौका दीजिएगा। तो इसी तरह से अगर मैं डॉक्यूमेंटेशन पे जाता हूँ फॉर द टेलविंड और यहाँ जाके लेट्स सपोज मैं लिख लेता हूँ कंटेनर, ओके, सो एबल टू, अच्छा इन्होंने मुझे दूसरे वाले पेज पे कनेक्ट कर दिया है, ये पेज भी काफ़ी आप लोगों को हेल्प करेगा इंशाल्लाह। यहाँ पे जाके आपको अच्छा जी मैंने स्पैन का टैग ऐड कर दिया, ठीक है जी, द का जो वर्ड है मैं स्पैन के टैग में देखा, ब्लॉक लेवल एलिमेंट में इनलाइन एलिमेंट, H2 ब्लॉक लेवल है, स्पैन इनलाइन एलिमेंट है, एंकर टैग इनलाइन एलिमेंट है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट में इनलाइन एलिमेंट को मैंने ऐड ऑन कर दिया। सिमेटिक कोडिंग का तरीका भी यही है, हम ब्लॉक लेवल एलिमेंट के अंदर इनलाइन एलिमेंट को इसी तरह से इनकॉर्पोरेट कर रहे होते हैं, मेंटेन कर रहे होते हैं हायरार्की।
एक और काम मैंने करने थे यहाँ पे, स्पैन का टैग मैंने एक और ऐड किया और यहाँ मैंने लिख दिया जी क्लास टेक्स्ट सेकेंडरी, टेक्स्ट सेकेंडरी लिख दिया मैंने इसमें, ठीक है जी। और रेस्टोरेंट का जो वर्ड है ना मैंने यहाँ से कट करके इसके अंदर मूव ऑन कर दिया। अब जो फर्स्ट है ना लेटर मेरा, जैसे मैंने पिछली मरतबा एक मैंने स्ट्रक्चर ऐड किया था, या H1 के लिए किया था ना, यही काम मैं H2 के लिए भी करूँ विद कॉमा सेपरेटर, और यहाँ H1 की जगह मैं H2 कर दूंगा। अब जहां जहां मेरे पेज के अंदर H1 के अंदर स्पैन आ रहा होगा वो भी व्हाइट कलर में चला जाएगा, इसी तरह से टेक्स्ट जहां जहां H2 के अंदर स्पैन में आ रहा होगा, डायरेक्ट स्पैन में आ रहा होगा, वो व्हाइट कलर में मूव ऑन कर जाएगा। और इसके साथ ही मैंने एक और चीज ऐड की है, वो टेक्स्ट सेकेंडरी ऐड किया मैंने, क्लास स्पैन के ऊपर एक क्लास ऐड कर दिया। पहले मैंने कोई क्लास ऐड नहीं किया, मैंने कोई इसके ऊपर क्लास नहीं लगाई, सिंपल स्पैन का टैग लगाया और फिर मैंने उसके अंदर वर्ड मूव कर दिया द का। इसके बाद मैंने एक और स्पैन लगाया, लेकिन उसमें मैंने क्लास लगाई, स्पेसिफाई कर दिया क्लास का। जब हम लगा रहे होते हैं स्पेसिफाई कर रहे होते हैं, उस एलिमेंट को स्पेसिफिकली टारगेट कर रहे होते हैं, आईडी और क्लासेस। आईडी जो है प्रोग्रामिंग एंड पे यूज हो रही होती है, फॉर एक्सेप्शनल केसेस हम उसको स्टाइलिंग भी हैंडल कर रहे होते हैं। अगर हमारे पास HTML का कोड का एक्सेस नहीं है तो हम आईडीज के अगेंस्ट भी स्टाइलिंग कर रहे होते हैं। जी मैंने क्या किया जी, एक और मैंने टेक्स्ट प्राइमरी क्लास मैंने लगा दी जी टेक्स्ट सेकेंडरी। टेक्स्ट सेकेंडरी में मैंने एक कलर लगाया हुआ है जी, कलर लगाना है मैंने, अबू बकर यहाँ मैंने कलर लगाना है, सेकेंडरी कलर डिफाइन किया हुआ है मैंने, दिस इज द कलर, दिस इज द कलर, बस सिर्फ उसको मैंने यूटिलाइज करना है, ये वाला जो कलर कैसे लगाएंगे कलर, क्या प्रॉपर्टी होगी कलर के लिए, कलर गुड वेरिएबल और सेकेंड, ठीक है सेकेंडरी। यहाँ मुझे सेकेंडरी कलर चाहिए, प्राइमरी कलर नहीं चाहिए, ग्रीन कलर नहीं चाहिए, बल्कि जो सेकेंडरी कलर है हमारी ब्रांडिंग का वो वाला कलर चाहिए। ब्रांडिंग की स्पेलिंग ठीक नहीं है, उसको मैं सही कर लेता हूँ, BRAND, मल्टी सेलेक्ट करके किया है मैंने, कंट्रोल D करके ना मल्टी सेलेक्ट कर सकते हो, वेरिएबल अपडेट भी हो गया। ठीक है, अब जैसे मैंने ये किया ना चेंजेस, बेसिक बेसिक चेंजेस की, तो इसके लिए मुझे व्हाइट कलर हो गया, H2 के टैग में स्पैन व्हाइट में चला गया, बेसिक स्पैन जो है। लेकिन जो मैंने क्लास लगा के किया, स्पेसिफाई किया मैंने, वो पिंक टोन के अंदर चला गया, जो सेकेंडरी कलर है हमारी ब्रांडिंग। इसके बाद जो ये टेक्स्ट कलर है इट शुड बी व्हाइट। यहीं पे मैं एक और क्लास लगा लेता हूँ जी, जेनेरिक CSS के अंदर ही, इसका नाम मैं रख देता हूँ टेक्स्ट व्हाइट। और व्हाइट के अंदर सिंपल मैंने कलर देना है व्हाइट, तो उसके लिए मैं हेक्साडेसिमल वैल्यू 6 डिजिट कोड ऐड कर देता हूँ टेक्स्ट व्हाइट के लिए। और अब मैंने ये क्लास कहाँ लगानी है जी अलीना, बच्चे ये क्लास लगानी है मैंने, कैन यू प्लीज हेल्प मी यहाँ पे, टेक्स्ट डैश व्हाइट, ठीक हो गया, सिंपल हो गया ना काम। अब जैसे ही मैंने रिफ्रेश किया तो वो मेरा पेज व्हाइट कलर में आ गया, क्योंकि मैंने उसके ऊपर एक क्लास लगाई है, इसकी वजह से वो इस तरह से चेंज हो गया। अब मैंने क्या करना है, एक और प्राइमरी बटन तो डिफाइन कर चुका हूँ मैं, अब मुझे ये सेकेंडरी बटन स्टाइलिंग ये वाली भी लगानी है, ये वाली मैं इसकी बात करूँ, ठीक है। तो मैं करता हूँ लेयर को, अब मैं इस बटन को, रीड मोर का जो बटन है ना, मैं इसको बना देता हूँ आउटलाइन। मैंने नेमिंग कन्वेंशन भी वही यूज किया, बटन आउटलाइन प्राइमरी। और मैंने नेमिंग कन्वेंशन कहाँ से निकाली है, इसका रेफरेंस भी देख निकाल लेते हैं जी। हम चलते हैं जी बूटस्ट्रैप की ऑफिशियल वेबसाइट पे, और यहाँ हम लिखते हैं, जाके सर्च करते हैं बटन, बटन बेस क्लास, बटन आउटलाइन, बटन, ठीक है जी। ये मैं रेफरेंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जब आप लोग कोडिंग करने बैठेंगे तो आप लोगों को भी पता होगा किस कॉन्टेक्स्ट में क्या गुफ्तगू हो रही है। ये मैंने प्रिंट स्क्रीन भी ले लिया और ये शेयर भी कर दिया। और ये सारे के सारे जो मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ ना, इसीलिए कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, क्योंकि नेक्स्ट फेज हमारा वही है। आप लोगों के पहले दिमाग में ये चीज़ चल रही हो कि यार ये जितना भी हम कस्टम कोडिंग कर रहे हैं, कस्टम स्टाइलिंग कर रहे हैं, इसका एंड ऑफ द डे मकसद सारा सीखने का ये है कि हम जब बूटस्ट्रैप में जाएं तो हमें किसी की कोई दिक्कत दुश्वारी ना हो, बल्कि हम उसी पैटर्न के मुताबिक ही काम कर रहे हों। और बस वहाँ पे जाके हमने बिल्ट इन क्लासेस इस्तेमाल करनी है, हमें लिखना भी नहीं है वहाँ पे। हमने बूटस्ट्रैप में क्लासेस लिखी नहीं है,
हमने सिर्फ वो क्लासेस यूज करनी है एज पर अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट, और हमारा स्ट्रक्चर लेआउट बनता चला जाएगा। हमने इस तरह से टाइम वेस्ट नहीं करना कोडिंग करने में, CSS एंड पे कस्टम कोडिंग करने में। बहुत रेयर करेंगे हम, अगर करनी पड़ेगी कोई ब्रांडिंग कलर हमने चेंज करने, बाकी मोस्टली हम काम जो है इनहेरिट कर रहे होंगे बिल्ट इन क्लासेस। यहाँ पे मैंने एक और रेफरेंस आप लोगों को दे देना है फॉर द बटन एज वेल। यहाँ बटन डिफरेंट तरीकों से बन रहा होता है टेलमेंट में, ठीक है ना, बटन जरा डिफरेंट तरीकों से बन रहा होता है, तो वो काफी डिटेल भी वे है, मैं सर्च कर लेता हूँ। जरा से पीजी कलर, बैकग्राउंड कलर, और फिर आप लोगों का जाके ये बटन जो है हम डिफरेंट चीजों को, स्टाइल्स को मर्ज करके एक कंपोनेंट बना लेते हैं टेलमेंट के अंदर, और फिर डेवलप। तो ये मैंने रेफरेंस आप लोगों को शेयर कर दिया। आप लोगों ने पढ़ना जरूर है, गो थ्रू जरूर करना है, कोडिंग भी करनी है आप लोगों ने, लेकिन आप लोगों को बेसिक कोर कॉन्सेप्ट समझने के लिए, ग्रिप करने के लिए इन चीजों को आपने एक दफा देख लेना है, पढ़ लेना है कि किस तरह से ये चीजें मार्केट में चल रही हैं। अच्छा जी, मैंने यहाँ पे जाके इसी के ऊपर एक क्लासेस मैंने लगा दी है बटन की और बटन आउटलाइन प्राइमरी की। पहले मैंने लगाई थी बटन प्राइमरी, अब मैंने लगाई है आउटलाइन प्राइमरी, या सेकेंडरी भी लगा सकता हूँ, मुझे पिंक कलर यूज करना है तो I can use प्राइमरी की जगह मैं चेंज कर देता हूँ सेकेंडरी, क्योंकि सेकेंडरी मेरा ब्रांडिंग कलर है। उसी पैटर्न को मैं बनाने के लिए उसका मैंने नेमिंग कन्वेंशन चेंज कर दिया। और जैसे मैंने लगाया था, क्लास बिल्ड की थी लास्ट टाइम, लिखी थी कोड के अंदर बटन प्राइमरी की, अब मैं ऐड कर लेता हूँ BTN आउटलाइन सेकेंडरी, ठीक है, BTN आउटलाइन। बेस क्लास लगी हुई है जिसमें फॉन्ट फैमिली आ रहा है, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक आ रहा है, पैडिंग आ रही है, टेक्स्ट डेकोरेशन नन आ रहा है। उसके साथ साथ मैंने कंबाइन करनी है सेकेंडरी क्लास। सेकेंडरी क्लास में मैंने बॉर्डर ऐड करना है और कलर ऐड करना है। बॉर्डर ऐड करना है इस केस में, बैकग्राउंड कलर नहीं ऐड करना, इसमें मैंने बॉर्डर ऐड करना है। मैं क्या करता हूँ, बॉर्डर ऐड करता हूँ, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड, और कलर मैंने लगाना है वेरिएबल, कलर मेरा आ रहा है सेकेंडरी। ऐसे भी लिख सकते हो आप वन लाइन में, और क्या कर सकते हो, बॉर्डर विड्थ 1 पिक्सल, बॉर्डर स्टाइल सॉलिड, और इसी तरह से बैकग्राउंड बॉर्डर कलर, बॉर्डर कलर होगा, बैकग्राउंड कलर नहीं होगा, इसमें बॉर्डर कलर, बॉर्डर कलर वेरिएबल। दोनों तरीके ठीक है, वन लाइन में लिखना चाह रहे हो वो भी ठीक है, इस तरह से अलग अलग आप स्टाइलिंग देना चाह रहे हो वो भी ठीक है, बोथ थिंग्स आर गुड, राइट। अच्छा जी, यहाँ पे जाके मैंने ऐड करने के बाद एक और चीज ऐड करनी है फॉर द टेक्स्ट कलर। टेक्स्ट कलर मुझे चाहिए मेरे केस में सेकेंडरी कलर, क्योंकि मैं सेकेंडरी आउटलाइन बटन बना रहा हूँ। और अब मैं जाके पेज को देख लेता हूँ, सेव, और वो बटन स्टाइलिंग हुई जो मेरी डिजाइन में थी, स्टाइलिंग हो गई। अब मुझे व्हाइट कलर चाहिए, मुझे पिंक चाहिए। तो व्हाट इज द बेसिक चेंज? जी अब्दुल्ला, कौन सी बेसिक चेंज करूंगा? यहाँ चेंज मैंने यहाँ करना है। करना क्या चेंज आपने मुझे बताना है, गाइड करना है। जी अलीना, क्या आएगा यहाँ पर, क्या लिखेंगे व्हाइट कलर के लिए, क्या वैल्यू होती है व्हाइट कलर की? क्या लिखवाएं? पहला क्या लिखूंगा मैं, हैश 6 टाइम F, ये भी ठीक है जी। अबू बकर, और ये तो हो गया ना एक और सिंपल वाइट भी लिखो जी। आशी, एक और ऑप्शन बताना है आपने जी। आशी जी सर, आपने मुझे बताना है यहाँ पे। कलर। हाँ, कल कौन सा मैंने व्हाइट कलर लगाना है ना, तो एक तरीका आपने मुझे बताना है। एक अलीना ने बता दिया हैश और वो 6 टाइम F, ठीक है जी, वो भी ठीक है। अबू बकर ने मुझे बता दिया व्हाइट लिख दें तब भी कलर आ जाएगा। एक और ऑप्शन आपने RGB।
RGB वैल्यूज भी लिख सकते हैं। RGB वैल्यूज वाइट के लिए बताएं क्या लिखूंगा मैं? RGB वाइट के लिए 255 और फिर 2551। बिल्कुल ये रिप्रेजेंट करा। थैंक यू बच्चे, जज़ाकल्लाह। रेड की जो वैल्यू है वो 255, इसी तरह से ग्रीन की वैल्यू 255, इसी तरह से रेड, ग्रीन और ब्लू की वैल्यू भी 255। आप जब यूज करोगे ये सारी की सारी चीजें कहाँ से आ रही होती हैं? ये हम खोल ले जी, डिजाइन हमारा। दिस इज द डिजाइन, और यहाँ जाके कलर प्लेटिंग ये यहाँ से आ रही होती है, ठीक है ना? वैल्यू 0 से 255 के दरमियान आर जी, रेड, ग्रीन, ब्लू, इन्हीं तीन कलर के कॉम्बिनेशन से हमारे वेब के कलर्स बन रहे होते हैं। जितने भी कलर्स हम यूज कर रहे होते हैं वो इन्हीं तीन बेसिक कलर्स के कॉम्बिनेशन से ये कलर्स बन रहे होते हैं फॉर द वेब। इसी तरह से आगे अगर आप थोड़ा सा देखो फोटोशॉप में भी आपको मिल जाएगा CMYK। ये किस लिए यूज हो रहे होते हैं अब्दुल्ला? CMYK कलर्स क्यों होते हैं? तो बेसिक कलर्स का आप लोगों को पता होना चाहिए, RGB और CMYK। बाकी का लेना देना कोई नहीं है, लेकिन दो बेसिक का पता होना चाहिए, क्योंकि डेवलपर जो है वो CMYK कलर्स के साथ भी प्ले अराउंड कर रहा होता है फॉर सम टाइम, हर वक्त नहीं, ज्यादातर काम उसका RGB कलर से होता है। CMYK कलर किस लिए होते हैं? 1 2 3 4 5 जी अलीना, CMYK कलर जी। अबू बकर, CMYK कलर इसलिए जैसे हमारे वेब के कलर है ना RGB, तो CMYK भी बड़ा इंपॉर्टेंट हमारा एक डिपार्टमेंट है। हम अगर उसके साथ काम कर रहे हो एज ए डेवलपर तो हमें इन चीज़ों का भी ध्यान रखना होता है, लेकिन रेयर होता है, एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, ज़्यादातर हमें RGB, लेकिन आपने वो बताना है यहाँ पे, राइट जी। आशिक, एनीथिंग यू वांट टू ऐड? CMYK कलर्स चलें जी। CMYK कलर्स होते हैं प्रिंटिंग पर्पस के लिए, प्रिंट होने के लिए ये जो कलर्स हम यूज करते हैं फॉर द प्रिंटिंग पर्पस। जैसे ये बड़े बड़े फ्लेक्स आप लोगों ने देखे होंगे, डिजाइन होते हैं, वो CMYK, सियान, मजेंडा, येलो, के रिप्रेजेंट ब्लैक को कर रहा है, ठीक है? C फॉर सियान, M फॉर मजेंटा, Y फॉर येलो और K फॉर ब्लैक। सियान, मजेंटा, वाइट, इसको होते हैं CMYK कलर। RGB वैल्यू मैंने यूज कर ली, ठीक है जी, वो भी ठीक है। जैसे ही मैंने चेंज किया तो ये मेरा कलर चेंज हो गया, इसका कलर चेंज हो गया। मैंने ना इसका फॉन्ट वेट बोल्ड करना है जी अब्दुल्ला, फॉन्ट वेट बोल्ड करना है हमने। रीड मोर डिजाइन में डिजाइनर ने फॉन्ट वेट बोल्ड किया हुआ है। व्हाट इज द CSS प्रॉपर्टी आई एम गोइंग टू यूज? बोल्ड का टैग लगाएंगे, ठीक है। बोल्ड का टैग होता नहीं, वैसे लगा सकते हैं, आइडिया अच्छा दिया आपने। मैं इस वक्त CSS प्रॉपर्टी यूज करना चाह रहा हूँ, सी अलीना कौन सा? बोल्ड का टैग लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे CSS में जी अबू बकर। फॉन्ट साइज से बोल्ड हो जाएगा? आर यू श्योर? फॉन्ट साइज जी आशी, सर फॉन्ट वेट। फॉन्ट वेट से करेंगे यार, फॉन्ट वेट, फॉन्ट गूगल फॉन्ट्स में आप लोगों को बताया नहीं था। चलो फॉन्ट वेट से करेंगे, सिंपल। और बोल्ड का फॉन्ट वेट क्या होता है अब्दुल्ला? क्या होता है फॉन्ट वेट बोल्ड का? यूनिट बताना है आपने, यूनिट मैंने यूज नहीं किया, बताओ। 900 जी अलीना, 500 अबू बकर, 700 होता है। 700 रिप्रेजेंट कर रहा है बोल्ड को, या ऐसे भी लिख सकते हो आप या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों तरीके ठीक है। 900 जो आप कह रहे हो वो एक्स्ट्रा बोल्ड के लिए होता है। यहाँ पे अगर आपने fonts.google ओपन किया होगा तो वहां पे आपको ये गाइडलाइन भी मिल रही होगी, fonts.google। और ये सारी चीजें आप ChatGPT से भी पूछ सकते हैं, जेमिनी से भी पूछ सकते हैं, DeepSeek से भी पूछ सकते हैं, chat.dc and what is the last one? Roxy, yes, GRO। तो मैं चलता हूँ ChatGPT के पास। Can you help me about the font weight property with code example? So, उसने मुझे सारा एलेबोरेट करके बता दिया कि नॉर्मल के लिए आप
इसका जो नॉर्मल फॉन्ट होता है, मतलब नॉर्मल मतलब कोई भी उसके ऊपर एज इट इज डिजाइनर ने यूज किया हुआ है, कोई फॉन्ट वेट नहीं है, तो उसका नॉर्मल फॉन्ट वेट कंसिडर कर रहे होते हैं। और उसके लिए जो डिजिट वैल्यू होती है वो 400 होती है, पिक्सल नहीं होती, आरईएम नहीं होती, जस्ट सिंपल एक डिजिट यूनिट डिजिट होता है 400। इस तरह से बोल्ड के लिए 700, इस तरह से लाइटर के लिए 100, इसने बताया नहीं, बोल्डर के लिए अच्छा जिसने नहीं बताया, ठीक है। तो ये आपका स्केल, न्यूमेरिक स्केल 1 थिनेस्ट और 900 बोल्डेस्ट। 100 से 900। अभी भी जो हमने एपीआई यूज की है ना fonts.google की, अगर आप उसके कोड के ऊपर जरा तवज्जो दो, जहाँ पे हमने हेड टैग के अंदर, तो उसमें भी ये फॉन्ट वेट्स आ रहे हैं। ये देखो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है फॉन्ट वेट @0 100 अप टू 900। रोबोटो, कंडेंस्ड फॉन्ट, इसी तरह से हमारा बायो राइम फॉन्ट 200 से लेके जो भी अवेलेबल है गूगल वालों के एपीआई के पास, जो इस फॉन्ट फैमिली के अंदर फॉन्ट वेट्स अवेलेबल हैं, वो सब के सब यहाँ पे आ रहे हैं। 200 से लेके 800 तक की रेंज है इस वाले फॉन्ट की, बायो राइम। इसी तरह से बायो राइम एक्सपेंडेड की 200, 300, 400, 700, 800। तो ये फॉन्ट वेट बताए जा रहे हैं। So I add font weight bold and then जैसे ही मैंने font weight bold किया तो वो स्ट्रक्चर उसका अपडेट हो गया। एक चीज मुझे थोड़ी सी डिफरेंट लग रही है, इसका फॉन्ट स्टाइल। मैं क्लिक करूंगा टेक्स्ट टूल, टेक्स्ट टूल मैंने कहाँ से करना है, कलर, ये टूल प्रैक्टिस से जाके यहाँ पे ये टेक्स्ट टूल आ रहा है। दिस इज द टेक्स्ट टूल, ये फोटोशॉप में भी मिल जाएगा आपको। जैसे ही आपको लग रहा है कि यार डिजाइनर ने यहाँ वो फॉन्ट यूज किया है वो मेरे इम्प्लीमेंटेशन में मुझे नजर नहीं आ रहा, तो आपने इसको क्रॉस चेक करना है। क्रॉस चेक करने के लिए मैंने सबसे पहले जाके ये वाला टूल सिलेक्ट किया है, टेक्स्ट टूल, एंड देन आई एम एबल टू क्लिक ऑन दिस एलिमेंट, इस वाले एलिमेंट के ऊपर। जैसे ही मैंने क्लिक किया तो मुझे पता चल गया इसमें रोबोटो ब्लैक यूज कर रहा है डिजाइनर, रोबोटो ब्लैक। और रोबोटो ब्लैक हमारे पास है, हमने एपीआई उसकी यूज की हुई है। सिंपल हमने उस फॉन्ट को हमने यहाँ पे इनकॉर्पोरेट करना है, तो वो हमने कर दिया, यहाँ पे किया हुआ है। गुड, लगा तो होगा। व्हाट इज द इशू, इसका फॉन्ट वेट का कुछ लग रहा है। तो ब्लैक के लिए हम चलते हैं जी fonts.google के ऊपर, और यहाँ जाके हम देख लेते हैं कि बायोराइम, ठीक है जी, और यहाँ पे इसके फॉन्ट वेट आ रहे हैं। फॉर ब्लैक इट शुड बी 900, ठीक है। ब्लैक मतलब हमें वेटेज जो है इसका 900 रखना पड़ेगा। जो इन्होंने फॉन्ट एपीआई के अंदर जो हमें वेटेज दिया हुआ है फॉर ब्लैक, ये मैं रिलेट कर रहा हूँ यहाँ से, ये मेरी वैल्यू है जो मुझे इंफॉर्मेशन है जो मुझे पता चली है फ्रॉम माय डिजाइन, और ये वो वैल्यू है जो मैंने ऐड करनी है विद इन माय सीएसएस। दोनों चीजें कोरिलेट कर रही हैं। तीन चीजें यहाँ पे कंबाइन हो रही हैं, आपका स्टाइल शीट सीएसएस, आपका डिजाइन, और आपको इंफॉर्मेशन जो गेट करके पुट ऑन करनी है वो आपने करनी है विद इन योर कोड स्ट्रक्चर, कोड स्ट्रक्चर। तो मैंने इसको बोल्ड की बजाय, बोल्ड रिप्रेजेंट कर रहा है 700, यहाँ मुझे रिक्वायरमेंट है 900, so I change the value with 900 या black, दोनों ऑप्शन ठीक है। फॉन्ट वेट की बात हो रही है, ठीक है, इसने कलर लगा दिया वैसे, तो यहाँ पे मैं 900 ही यूज करूंगा। अब ये बिल्कुल एग्जैक्टली लग नहीं रहा है, लगना चाहिए, देयर आर हैविंग सम इश्यूज। तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं। अच्छा, अब मेरा जो मेन टारगेट है, मैंने ओवरलैप करवाना है, ओवरलैप। तो हम अब्दुल्ला के पास चलते हैं, हेल्प लेते हैं। यहाँ पे अब्दुल्ला हमें इस वाले कोड स्ट्रक्चर को, कंटेंट को ओवरलैप करना बताएंगे जी। अब वकर के पास चलते हैं। कहाँ से मार्जिन देंगे, फ्रॉम लेफ्ट मार्जिन के क्या क्या वैल्यू देंगे हम मार्जिन के लिए? डिजाइन देखिए, ओवरलैप कर रहा है, उसके ऊपर आ रहा है, ऐसा कुछ बनाना है डिजाइन। उसके इमेज के ऊपर ये इस तरह से है टेक्स्ट हमारा, जो टाइटल का टेक्स्ट 1 2 3 4 5 जी अलीना, जेड इंडेक्स कहाँ पे देंगे? जेड इंडेक्स, जेड इंडेक्स स्टैंड अलोन काम कर लेता है या उसके साथ हमें कोई वैल्यू कंबाइन करनी पड़ती है? कौन सी वैल्यू क्या देनी पड़ती है?
जेड इंडेक्स के साथ क्या प्रॉपर्टी कंबाइन करनी पड़ती है, तो जेड इंडेक्स वर्किंग कंडीशन में फंक्शनल स्टेट में आता है, वो वैल्यू प्रॉपर्टी बतानी है आपने कौन सी देनी पड़ती है विद द जेड इंडेक्स। जी अब्दुल्ला। जी आशिक, एनीथिंग यू वांट टू ऐड, हेल्प करना चाहेंगी आप इस केस में हमें? सर ट्रांसफॉर्म की ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी यूज हो सकती है, आपने बताना है वो प्रॉपर्टी देनी कहाँ है, मैंने यूज होगी बिल्कुल, तो कर सकते हैं, ऑप्शन है। जी बताइए किस वाले एलिमेंट पे दूंगा मैं ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी? सर ये दा पे जिसको ओवरलैप करवाना है। जी हम चलते हैं दा के ऊपर। तो लेट्स सपोज मैं कहता हूँ जी दिस इज दा, span and this is दा। I copy this class and go in the CSS। अब आप मुझे बताइए मैं क्या प्रॉपर्टी दूंगा इसके ऊपर? सर ये जेड इंडेक्स की देंगे फिर अभी जो ट्रांसफॉर्म। आप कह रही थी ट्रांसफॉर्म की देंगे। सर ट्रांसफॉर्म की अगर देंगे तो फिर उसके साथ ट्रांसलेट ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो हम टारगेट कर रहे हैं एक्स एक्सिस को। आपने बताना है, मुझे नहीं आता कोड, आपने कोड जी करेगा। जी जी बताइए। जी एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस वैल्यू बताए ना, यहाँ पे क्या डिजिट देंगे? सर इसको 100। 100 दे दें, चलेंगे 100। 100 रुपए का पेट्रोल, 100 रुपए के शवारमा मिलता है, बस सिर्फ 100। 100 रुपीज, $100, $100, खाली 100। इसके बाद 100 पिक्सल, पिक्सल हम लोग पिक्सल समझ रहे सर हैं। सर पिक्सल। पिक्सल, चलेंगे पिक्सल आ गया, जी बस हो गया डन। जी एनीथिंग कोई और प्रॉपर्टी ऐड करनी है मैंने यहाँ पे? सर माइनस की कहाँ लगानी है माइनस की वाई वैल्यू? में वाई में कहाँ लगानी? सर वाई में। अच्छा जी हम चलते हैं जी, ब्राउजर में चलते हैं, देखते हैं क्या नतीजा निकला है। नहीं जी प्रॉपर्टी लग गई है, लेकिन इसका इफेक्ट कोई नहीं आया। जी अबू बकर रीजन बताएंगे इफेक्ट क्यों नहीं आया? आशी बच्चे आपने जरा अभी आंसर बैक कर दिया है, तो अब हम चलते हैं अगले बच्चे के पास। अबू बकर एक प्रॉपर्टी लगवाई है आशी ने, लगवाई ठीक है उसने, इस तरह से भी हम कर सकते हैं, लेकिन ये प्रॉपर्टी वर्किंग कंडीशन में नहीं आ रही। वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए, फंक्शनल करने के लिए तो क्या करेंगे? यूनिट हमने लगा दिया ना, 100 px को लगा दिया हमने। जी अलीना एनीथिंग? जी अब्दुल्ला। व्यू, अब बताइए व्यू हाइट के व्यू विड्थ, जो आप कहेंगे वही लगाएंगे। आप बता दें व्यू एच या व्यू डब्ल्यू? व्यू डब्ल्यू कुछ भी नहीं होगा, वो तो वहीं का वहीं है। तो प्रॉपर्टी क्या कंबाइन करनी पड़ेगी हमें? स्पैन इनलाइन एलिमेंट है, इनलाइन एलिमेंट के ऊपर ट्रांसलेट की प्रॉपर्टी काम नहीं करती। ट्रांसलेट की प्रॉपर्टी को फंक्शनल करने के लिए हमें उस एलिमेंट को इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट बनाना पड़ेगा, या ब्लॉक लेवल एलिमेंट बनाना पड़ेगा। ब्लॉक लेवल एलिमेंट ऑलरेडी है, तो हमें ब्लॉक लेवल एलिमेंट की बजाय इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट करना पड़ेगा। इनलाइन भी रिक्वायरमेंट है हमारी और इनलाइन ब्लॉक भी रिक्वायरमेंट है हमारी। इनलाइन ब्लॉक का मतलब है कि ये एक पूरा ब्लॉक बन गया है, द का जो वर्ड है वो एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट बन गया। इनलाइन ब्लॉक लेवल, इनलाइन और ब्लॉक। और प्रॉपर्टी हमने यूज करनी है px, vw भी यूज कर सकते हैं, px और माइनस में करनी यही है, लेकिन माइनस में करनी है। जैसे ही मैंने ट्रांसफॉर्म किया और ट्रांसलेट करवाया, तो वो प्रॉपर्टी किस तरह से वर्किंग कंडीशन में आई? जैसे ही मैंने डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, दो प्रॉपर्टीज को कंबाइन करना पड़ेगा मुझे, ट्रांसलेट और इनलाइन ब्लॉक।
तो ये एक तरीका हो गया इसको यहाँ पे लाने का। और हम चलते हैं जी डिज़ाइन में वापस, और डिज़ाइन में अगर हम देखें तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, हाँ यहाँ सबसे पहले हम लाइन ब्रेक भी लगा लेते हैं, ठीक। और इस प्रॉपर्टी को ना मैं क्या करता हूँ, कॉल कंटेंट है ना मेरा, और कॉल कंटेंट में मुझे बिल्कुल कंटेंट जो है ना वो यहाँ तक लेके जाना है, तो मैं इसको 20% या 30% कर देता हूँ, और इसको मैं 60% के साथ साथ यहाँ पे पैडिंग लगा देता हूँ, ताकि मेरा जो इमेज है ना उसकी ये स्पेस वाली, ये वाली स्पेस आ जाए। दो चीज़ें मैं ऐड करता हूँ। CSS में चलते हैं जी हम। CSS में इसको मैं ले जाता हूँ 30% पे, 30% पे ले जाता हूँ, और बाकी जो इसकी जो पैडिंग है ना, इसको मैं कर देता हूँ फ्रॉम द टॉप राइट 10%, 0 से instead of padding inside the image, I can add padding within my content area, having from the right side 10%, bottom 0, top right, and left from left. मेरे केस में लेफ्ट होगा क्योंकि मेरा कंटेंट राइट साइड मेरे इमेज के लिए ज्यादा स्पेस कंज्यूम हो गई, और मेरा जो कंटेंट है वो और आगे मैं 70% पे ले जाता हूँ, तो मैं 20% पे कर देता हूँ, ठीक है क्या, ज्यादा ओके 65% एंड 25%। ये सारी कैलकुलेशन जो है विद इन 100% हो रही है, ठीक है ना। कैसे हो रही है ये कैलकुलेट कर भी ओपन कर लेते हैं साथ। 65 65 प्लस 25 और बाकी बचा 10%, वो मैंने पैडिंग दे दी। 65 विद फर्स्ट कॉलम की कॉल इमेज की यहाँ पे आ रही है, और ये कॉल कंटेंट की 25%, और मैंने इंटरनल पैडिंग के लिए 10% यूज किया, तो टोटल मेरा 100% कंज्यूम हो गया टू क्रिएट दिस लाइन। तो ये बिल्कुल ऑलमोस्ट एक्यूरेट आ गया है जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है। तो मैं क्या कर लेता हूँ जी, मैं अब सेटलमेंट कर लेता हूँ। मैंने द वेबसाइट इज ऑलमोस्ट रेडी, सिंपली क्लिक द टेक्स्ट टू एडिट द ऑडियंस। परफेक्ट हो गया जी, सही हो गया। अब मैंने ये वाला टाइटल मूव करना है, और टाइटल मैंने मूव इतना ज्यादा करना है कि यहाँ पे ओवरलैप करे। और उसके लिए अब मैं क्या करूंगा, इस क्लास को भी यूज कर सकता हूँ मैं, क्योंकि मैंने दोनों एलिमेंट्स, दोनों टेक्स्ट को, द रेस्टोरेंट, दोनों टेक्स्ट को इकट्ठा मूव करवाना है, तो मैं इस पेरेंट एलिमेंट के ऊपर ये काम कर सकता हूँ, H2 के ऊपर भी ये काम कर सकता हूँ, ठीक है। और वो मैं करने के लिए क्लास भी लगा सकता हूँ। अगर मैं क्लास नहीं लगाना चाह रहा तो CSS एंड पे भी हैंडल कर सकता हूँ। अभी मैं क्लास लगा लेता हूँ, यहाँ पे क्लास टाइटल, क्लास मैंने लगा दी टाइटल की। कॉल कंटेंट मैंने ऑलरेडी यूज किया हुआ है। CSS में चलते हैं, इसको मैं नाम दे देता हूँ जी कॉल कंटेंट, और इसका नाम मैंने दे दिया टाइटल। सेव किया मैंने, वैल्यू मैंने देनी है माइनस में, मैंने अभी नेगेटिव में वैल्यू यहाँ ली, और मैंने तकरीबन और ज़्यादा इंक्रीज करना है, तो मैं 200 करके देख लेता हूँ। 200 तो यहाँ आया, देन फिर और मैंने मूव करना है इसको, तो मैं यहाँ एक दफ़ा ना सेटल करके देख लेता हूँ। इंस्पेक्ट एलिमेंट कर लेता हूँ और वैल्यू उसके ऊपर सेटल कर लेता हूँ। क्या वैल्यू है जी मेरी, ये आ गया जी टाइटल। पहले यहाँ पे था, ठीक है, ट्रांसफॉर्म की वैल्यू यहाँ लगी हुई थी, अब वो मैंने यहाँ से हटा के यहाँ मूव ऑन कर, और क्योंकि यहाँ मैंने मूव ऑन किया तो मुझे यहाँ पे डिस्प्ले लाइन ब्लॉक करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है अब्दुल्ला, यहाँ पर पहले तो मैंने डिस्प्ले लाइन ब्लॉक किया था, स्पैन का टैग था, फिर वो वर्केबल कंडीशन में आई थी, लेकिन अब मैंने जब ये प्रॉपर्टी यूज किया तो मुझे यूज ही नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ी इनलाइन ब्लॉक करने की। रीजन H2 के एलिमेंट पे, रीजन जी अलीना सेपरेट क्लास बनाइए, और एक और बेसिक रीजन भी तो है ना।
मैंने बताया, एक्सप्लेन किया जी हमको। सारे को तो कर रहा है, उसका एक रीजन है, क्योंकि मैंने जब पहले लगाया था ना स्पैन के ऊपर, तो मैंने एक बताया था आप लोगों को मुझे उसको क्या करना पड़ा था, उसके साथ मुझे ट्रांसफॉर्म के साथ साथ मुझे क्या करना पड़ा था, ट्रांसफॉर्म, हाँ, और वो इस पे मुझे नहीं करना पड़ रहा, रीजन भी बताई थी मैंने। ट्रांसफॉर्म के साथ साथ मुझे क्या ऐड करना पड़ा था, डिस्प्ले, लेकिन यहाँ नहीं करना पड़ा मुझे, H2 पे नहीं करना पड़ा। जी आशी, एनीथिंग जो आपके दिमाग में कुछ आ रहा है? सर ये आपने पूरे पेरेंट एलिमेंट को कर दिया। कर तो दिया है, लेकिन रीजन क्या है उसका, क्यों नहीं करना पड़ रहा मुझे? पेरेंट एलिमेंट पे कर तो दिया है, मुझे डिस्प्ले लाइन ब्लॉक नहीं लगाना पड़ा, रीजन सर वो उसमें एक ही डिव में आ गया। इसलिए कि H2 ऑलरेडी ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। ब्लॉक लेवल एलिमेंट पे अगर मैं ट्रांसफॉर्म यूज करता हूँ तो मुझे जरूरत नहीं है, वो बाय डिफॉल्ट ब्लॉक लेवल एलिमेंट। लेकिन ऐसा एलिमेंट जो कि इनलाइन एलिमेंट था, उसमें मैं ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी लगाना चाह रहा था, तो वो तभी फंक्शनल होगी जैसे मैं ट्रांसलेट करना चाह रहा था उसको एक्स एक्सिस वाइज, तो जब भी फंक्शनल होगी जब उसको हम डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक लेवल पे लेके जाएंगे। अच्छा जी, यहाँ पे जाके मैंने इसकी वैल्यू सेट करनी है ऑलमोस्ट इतनी कि ये इसके इमेज के ऊपर यहाँ पे आ सके। तो मैं ये करता हूँ जी, और मैंने इसकी वैल्यू इंक्रीज करनी है या डिक्रीज, इस केस में डिक्रीज कहना कहेंगे क्योंकि नेगेटिव में कर रहा हूँ मैं, तो ये दिस इज कॉल्ड डिक्रीज द रेस्टोरेंट, ऑलमोस्ट 250। फॉन्ट साइज मुझे कुछ छोटा लग रहा है मेरा वाला, तो वो मैं चेक कर लेता हूँ जाके, ऑलमोस्ट 41, और मेरे केस में आ रहा है फॉर H2 दिस इज फॉन्ट साइज 20। मैं इंक्रीज कर लेता हूँ, और वो मैं इंक्रीज कर लेता हूँ विद इन द जेनेरिक CSS ब्लॉक जो मैंने बनाया हुआ है, H2 and 3, H2 फॉन्ट साइज, और ये मैंने करना है 36 डिवाइडेड बाय 16, 2.25 REM, 6 बेस यूनिट है मेरा, और मैं साइज देना चाह रहा हूँ 36 फॉर द H2 एलिमेंट, फॉर द H2 टैग मैं इसका साइज 36 पिक्सल देना चाह रहा हूँ, तो मैं डिवाइड करूंगा विद माय बेस यूनिट 16, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 2.25, जो कि मैं वैल्यू यहाँ पे ऐड करूंगा REM के अंदर, यूनिट जो हम फॉन्ट साइज के लिए यूज कर रहे हैं। और जैसे मैंने फॉन्ट साइज इंक्रीज किया तो वो पहले 24 था, अब वो 36 पे आ गया। ये देखिए फॉन्ट साइज, तो मैं स्टाइल्स के आगे कंप्यूटर का जो टैब है यहाँ पे फॉन्ट साइज यहाँ पे देखते हैं। सो नाउ आई कैन यूज द ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी अगेन इन नेगेटिव, टू 260 and 200, यहाँ जाके मैंने एग्जैक्टली वो वैल्यू सेट कर ली, 270, 280, ठीक है जी, ये ऑलमोस्ट बिल्कुल फिगर आउट हो गया, ऑलमोस्ट 280, 200 and 300, go to here, delete, save, तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली फिगर आउट। नेक्स्ट स्टेप के तौर पे मैं क्या करूंगा जी, नेक्स्ट स्टेप मेरा ये है कि मैंने टॉप से स्पेसिंग ऐड करनी है, यहाँ पे देखें आप टॉप से स्पेसिंग ऐड, मिडिल अलाइन करने के लिए हम क्या करते हैं जी, हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, कौन सी है जी वो प्रॉपर्टी, आइटम अलाइन सेंटर, आइटम अलाइन क्लास मैंने आई थिंक मेरे बनाई हुई है, मैं चेक कर लेता हूँ, अलाइन आइटम सेंटर, यस
क्लास बनी हुई है। रेफरेंस क्या है जी इसका, रेफरेंस की हम देख लें ताकि हमें पता चलता रहे कि क्या क्या बातें किस कॉन्टेक्स्ट में हो रही हैं। आइटम अलाइन आइटम, दिस इज द प्रॉपर्टी जो आप लोगों ने जैसे मैंने वर्टिकली मिडिल में किया उसको, तो इसी वाले इमेज के कॉरस्पॉन्डिंग उसने मेरा जो स्ट्रक्चर है उसे वर्टिकली मिडिल में किया, वर्टिकली मिडिल में। तो ये डिजाइनर ने डिजाइन में ऐसे ही किया हुआ है, इसको वर्टिकली मिडिल में रखा हुआ है। इस इमेज के वर्टिकली मिडिल में आ रहा है ये कंटेंट सारा। तो जो मेरा कोड है ना, जो मैंने कॉलम बनाया है कॉल कंटेंट, वो अगर मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट करके देखता हूँ तो वो क्या हो रहा है जी, वर्टिकली मिडिल में आ रहा है। कैसे आ रहा है वर्टिकली मिडिल में? इस सारे कंटेनर का जिसमें दोनों कॉलम्स थे मेरे, कॉल इमेज और कॉल कंटेंट, इसके वर्टिकली मिडिल में इस इमेज के कॉरस्पॉन्डिंग ये वाला आ गया मेरा। इसकी टोटल विड्थ बन रही थी 700 एंड 858 विड्थ बन रही है इसकी 800। इसकी हाइट बन रही है 788। टोटल हाइट का वर्टिकली मिडिल में, क्योंकि इस कॉलम जो कंटेंट वाला कॉलम है इसके अंदर कंटेंट के हिसाब से जो हाइट बनी है वो 476 पिक्सल बनी है, 330 विड्थ की और 476। तो इसके टोटल हाइट के हिसाब से उसने इसको चेक किया और उसके कॉरस्पॉन्डिंगली उसने वर्टिकली मिडिल में डिस्प्ले कर दिया बाय यूजिंग द CSS प्रॉपर्टी अलाइन आइटम सेंटर। अलाइन आइटम सेंटर, ये मैंने रेफरेंस आप लोगों को बूटस्ट्रैप का भी दे दिया है, इसी तरीके से टेलमेंट में भी होता है। टेलमेंट में क्या होता है जी, उधर चलते हैं हम आइटम अलाइन आइटम सेंटर। टेलमेंट में ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है, टेलमेंट ज्यादा एडवांस है। आप लोगों ने दोनों चीजों पर फोकस करना है, दोनों चीजों का आप लोगों ने। ये वर्टिकली मिडिल में आ गया जी स्ट्रक्चर हमारा। वापस चलते हैं हम 0। तो ये अब बिल्कुल मेरा जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है ना, ऑलमोस्ट इट हैज बीन एज पर द डिजाइन। ठीक है जी, और यहाँ पे कुछ सेटलमेंट मुझे नजर आ रही है। डिजाइन जो है हमारा इंट्रो का ना, मैं थोड़ा मूव ऑन कर लेता हूँ, टॉप से कुछ ज्यादा स्पेसिंग आ गई है वो मैं अपडेट कर देता हूँ। जैसे मैंने इसको टॉप से कर देना है, ऑलमोस्ट 3 पे ले जाता हूँ इसको मैं। इसी तरह से मैं इसको कर लेता हूँ 3 पे, और ये आ गया जी नेक्स्ट हमारा। इसको मैंने कर देना 10। तो वो मेरा जो स्ट्रक्चर है ना, जैसे वो नीचे बिल्कुल बॉटम में लगा हुआ था, अब उसकी विजिबिलिटी ज़्यादा बेहतर हो गई है। मैंने इसको मूव किया, इससे हेडर को मैंने मूव किया, इसकी पैडिंग मूव की, तो ये स्ट्रक्चर मेरा अब बेहतर, रीडेबिलिटी इसकी बेहतर हो गई है एज पर द डिज़ाइन। जैसे डिज़ाइनर ने फर्स्ट जो पूरा एक लेआउट है, इंट्रो सेक्शन है, ऑन अ फर्स्ट लोड वो आपको पूरा डिस्प्ले हो रहा है। VH का जो कॉन्सेप्ट हमने यूज किया था, वर्टिकल हाइट, व्यू पोर्ट हाइट, वर्टिकली हैंडल कर रहा है, व्यू पोर्ट हाइट वर्टिकली हैंडल कर रहा है, वाई एक्सेस वाइज, और व्यू पोर्ट हाइट को रिप्रेजेंट। उसके बाद हमारा ये नेक्स्ट सेक्शन आ गया, एंड देन आवर एंड अदर सेक्शन। ओके, इस चीज में हम और ज्यादा बेहतर तौर पे हम इंप्लीमेंट कर लेते हैं ग्रिड सिस्टम। ये वाला, ये इसमें हमने कार्ड्स बनाना है, इसमें हम कार्ड्स का भी कॉन्सेप्ट देख लेते हैं और ग्रिड सिस्टम के कॉन्सेप्ट भी देख लेते हैं। ग्रिड सिस्टम, ग्रिड सिस्टम के लिए रेफरेंस हम ले लेते हैं जी बूटस्ट्रैप का, और बूटस्ट्रैप में ग्रिड सिस्टम कैसे वर्कआउट कर रहा होता है, वो होता है जी यूटिलिटीज में, लेआउट में, और ग्रिड। यही चीज मैं बनाने लगा हूँ, ये मैं कस्टम बनाने लगा हूँ, लेकिन आप लोगों को बेसिक्स का लेवल का बताऊँ। ये मैंने रख दी है
इमेज का साइज छोटा करेंगे, या ये इसका याद करवाना है। तो जी वो कैसे करेंगे जी, एक क्लास हमने लगाई हुई है, क्या क्लास लगाई हुई है जी, हमने जेनेरिक क्लास लगाई, या मैंने ये कौन सी क्लास यूज की थी, विड्थ 100 की। तो वो क्या कर रहा है, अपने पेरेंट कंटेनर के हिसाब से कॉल इमेज जो मैंने रखा 65%, 100% टोटल विड्थ यानी कि 1300 एंड कितनी होगी 1320 हमारी टोटल विड्थ है, 100% मतलब 1320, और उसका 65% जो है मैंने कॉल इमेज को दे दिया, और बाकी रेस्ट ऑफ द 25% जो है मैंने दे दिया कॉल कंटेंट को, और उसकी इंटरनल पैडिंग ऐड करके मैंने 100% पूरा कंप्लीट कर दिया। तो इसी में से जब 65% उसने रिप्रेजेंट किया कॉल इमेज को, तो वो डिटेक्ट हो जाएगा। कितना तो डिटेक्ट होगा जी, वो हम चलते हैं दोबारा, जो डेवलप किया है हमने स्ट्रक्चर, इंस्पेक्ट एलिमेंट करते हैं हम, और यहाँ पे अगर हम जाके देखें तो ये इसने कितना कर दिया जी, 858 पिक्सल माइनस 858। तो इस वक्त जो हमारा इमेज है ना, वो अपने पेरेंट कंटेनर के हिसाब से 858 के हिसाब से एक्सपेंड कर रहा है अपने आप, इस इमेज की बात करें। और वो क्यों कर रहा है, क्योंकि मैंने एक अलग क्लास लगाई हुई है उसके ऊपर, जो मैंने अभी CSS में, कस्टम CSS में लास्ट वीक डिफाइन की थी, और वही मैंने इस दफा मैंने यूज की है, कंज्यूम की है। वो क्या है जी, W-100। वो क्या कर रहा है, आपके इंटरनल इमेज को कॉरस्पॉन्डिंग पेरेंट डिव के साथ, मेरे केस में वो डिव कॉल इमेज की डिव है, उसके हिसाब से वो अपने आप को एक्सपेंड कर रहा है, स्ट्रेच कर रहा है, उसको लेआउट को फिट ऑन कर रहा है विद इन दैट कॉलम, वो अपने स्ट्रक्चर को, लेआउट को अपडेट कर रहा है। और वो कैसे अपडेट कर रहा है कि ये जो उसका पेरेंट एलिमेंट है ना, उसको हमने एक विड्थ दे दी 65% की, जो रिप्रेजेंट हो रही है 858 पिक्सल, और इंटरनल एलिमेंट को हमने 100% किया, तो उसने ऑटोमेटिकली स्पेस कंज्यूम कर ली। अगर मैं ये यूज नहीं करूंगा, अगर लेट्स सपोज मैं यूज नहीं करता, तो इमेज की जो ओरिजिनल विड्थ है वो उसके हिसाब से ओवरलैप होना शुरू हो जाएगी। छोटे इमेजेस के केस में ऐसा होता है, ठीक है, ये उसके ओरिजिनल विड्थ है जो कि इंक्रीज हो रही है। अब देखिए मेरा कॉलम यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, तो आपको हाईलाइट भी कर रहा होगा साइड पे, इमेज उसके बाहर जा रहा है। उस चीज को हैंडल करने के लिए हमें ये क्लास लगानी पड़ेगी, ये वाली क्लास मैंने लगाई हुई है। ये क्लास आपको अपने इमेज के टैग पे लगानी पड़ेगी। इमेज के टैग में सोर्स, ऑल्ट और ये क्लास, तीन चीजों के कॉम्बिनेशन से, और क्लास आपकी आ रही होगी विद इन योर जेनेरिक सीएसएस विथ 100%। ये इस क्लास की बात कर रहा हूं, ये आपकी सीएसएस में आ रही होगी 100%। और मैंने दूसरा आप लोगों को ये भी बताया सर था, हर पिक्चर हर उसमें 100% ही वेट देनी है। जी बच्चे, हर 100% देनी है। दूसरा ऑप्शन भी मैं बता रहा हूँ, वो है जी इमेज फ्लूइड की, FLUID। इसमें क्या हो रहा होता है, इसमें मैक्स विड्थ हम रखते हैं 100%, मैक्स विड्थ। एक हम रखते हैं विड्थ, एक होती है मैक्स विड्थ, दोनों चीजें डिफरेंट है। ज्यादातर आजकल जो टेक्निकली इन चीजों को हैंडल किया जा रहा है, वो इसके जरिए किया जा रहा है, इमेजेस को इसके जरिए हैंडल किया जा रहा है विद डिपेंडिंग अपॉन द पेरेंट एलिमेंट के हिसाब से एक्सपेंड कर दे, इमेज अपने आप को एक्सपेंड कर दे। कंट्रोल हम करेंगे पेरेंट कंटेनर की विड्थ को, और वो ऑटो एडजस्ट कर देगा इंटरनल इमेज को। जब इमेज के ऊपर हमने ये क्लास ऐड की हुई होगी, आप ये भी यूज कर सकते हो, ठीक है, ये भी यूज कर सकते हो। छोटे इमेजेस के लिए रिकमेंडेड नहीं है, जैसे मेरे केस में मेरे इस कॉलम की विड्थ बनी थी 858 पिक्सल। लेट सपोज इसका मेरा जो इमेज है वो साइज स्मॉल होता, छोटा साइज होता, 858 की बजाय वो 700 पिक्सल का होता, तो उसके लिए इमेज फ्लूइड वाली जो क्लासेस हैं वो हमें प्रॉब्लम करना शुरू कर देती हैं, एक्सपेंड नहीं करती। एक्सपेंड करने के लिए आपने विड्थ 100% वाली क्लास यूज करनी है। तो ये मैंने पहले ही आप लोगों को बता दी है, ये आप लोगों ने करनी है लाजमी, ठीक है। हाईली रिकमेंडेड भी है, ये भी ऑप्शनल है, ये आप कर सकते हो। दोनों चीजें इस वक्त मार्केट में यूज हो रही हैं, ज्यादा हाईली रिकमेंडेड पे ये है। ये मैंने कर दिया। चलेंगे अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। जी सर, जी सर। ओके ओके सर, नहीं बस मैं 2-3 मिनट में क्लास वाइंड अप कर रहा हूँ।
ये मेजरमेंट्स का इतना कुछ क्लियर नहीं हो रहा, मेजरमेंट्स की समझ मेजरमेंट का नहीं आ बेटा रही। क्लियर होगा, अभी आप काम करोगे ना इस पे क्लियर होगा। आज तो मैंने जरा डिटेल में, पहला मेरा एक लेक्चर है जो इतनी डिटेल में जा रहा है। अभी ग्रिड सिस्टम को दोबारा रिपीट करेंगे हम, अगेन रिपीट करेंगे, अगेन जब हम बनाएंगे ऑब्वियसली जब आप लोग अपने डिजाइन पे काम कर रहे हो आप लोग भी खुद से बनाओगे। जैसे मैं ग्रिड सिस्टम इस वक्त जो ये स्ट्रक्चर लेआउट है मैं क्रिएट करने लगा हूँ, आप लोग भी जब अपने अपने डिजाइन पे काम करोगे ज्यादा क्लैरिटी आप लोगों को तब आएगी जब खुद से बैठ के आप लोग काम करोगे, तो इसमें ज्यादा बेहतर तौर पे चीजें समझ आएंगी। ये सैंपल कोड है, ये मैंने सैंपल आप लोगों को स्ट्रक्चर भी दे दिया है ताकि आप लोगों को बेहतर तौर पर समझ आए। ग्रिड सिस्टम में बनाने लगा हूँ जी क्विकली, 2 4 5 5 मिनट है, क्लास हम वाइंड अप कर रहे हैं और उन सबकी तरफ से एक मैसेज है कि मैं रखना है जी एक सेक्शन, और ये कौन सा सेक्शन है जी, व्हाट वी मेक डॉट सेक्शन व्हाट वी मेक एंड देन ब्रैकेट स्टार्ट एंड देन कंटेनर एंड देन डॉट रो। स्ट्रक्चर में वही फॉलो कर लेता हूँ जो मैंने आप लोगों को रेफरेंस दिया है। रो बनती है पहले और उसके अंदर हम क्या कर रहे होते हैं, कॉलम्स लगा रहे होते हैं। इन माय केस इट विल बी कॉलम हैविंग कार्ड्स मल्टीप्लाइड बाय 3, कॉल कार्ड मल्टीप्लाइड। तो मेरा जो स्ट्रक्चर है ना वो अपडेट हो गया। किस तरह से अपडेट हो गया, मैंने एक सेक्शन लगाया व्हाट वी मेक का, उसके बाद कंटेनर ऐड कर दिया, रो ऐड कर दी, कॉल कार्ड। तो मैं कॉल कार्ड जो है ना इसका मैं एक सैंपल यहाँ पे रख देता हूँ, वेट 33%, और इसी तरह से रो में रख देता हूँ रो। तो ये मेरा स्ट्रक्चर एक बेसिक लेआउट रेडी है। अभी मैं सिंपल क्या करता हूँ, इसके अंदर एक इमेज टाइटल और ये चीजें ना मैं रख देता हूँ, इमेज रख देता हूँ। इमेज रखने के लिए मैं ले लेता हूँ इमेज, ठीक है जी। इमेज लेना है मैंने png, इमेज कार्ड, assets, images, class width 100%। और इसके बाद जो नेक्स्ट चीज है जी वो मैंने क्या बनानी है, टाइटल रखना है मैंने एच, इट विल बी H3, उसके बाद डिस्क्रिप्शन आ गई पैराग्राफ के अंदर, और इसके बाद जो लास्ट में चीज है वो क्या है जी, वो है एंकर टैग। एंकर टैग क्या है जी, रीड मोड, वो मैंने रख दिया जी रीड। अब मैं ब्राउजर में जाकर इसका आउटपुट देख लेता हूँ। तो इस तरह से मेरे पास एक स्ट्रक्चर बनना शुरू हो गया, ठीक है। एक कार्ड मैंने रेडी कर लिया, बेसिक स्ट्रक्चर है बिल्कुल बेसिक। अभी मैं इसको स्टाइलाइज नहीं कर रहा, सिंपल बेसिक स्ट्रक्चर है। एक कॉल कार्ड को मैंने कॉपी किया और उसी के साथ मैंने बाकियों को भी रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तीनों कार्ड्स बन गए। इमेज टाइटल रीड मोड, इमेज टाइटल रीड मोड, इमेज टाइटल रीड मोड। ग्रिड सिस्टम है, इसको हम कल मजीद डिटेल में देखेंगे। अभी मैंने सिंपल आपको एक ओवरव्यू दिया है कि हम काम करेंगे कैसे, ग्रिड का काम करेंगे किस तरह, मैंने सिंपल आपको एक ओवरव्यू दिया है।
सेंटर अलाइन करने के लिए मार्जिन 0 और ऐड कर रहा हूँ मैं, ताकि ये सेंटर, ये अब सेंटर लाइन, ये सेंटर। तो बाकी इंशाल्लाह हम कल कंटिन्यू करते हैं। अब मैंने कोड ना डिप्लॉय करना है वर्सल के ऊपर, जितना मैंने काम किया मैंने डिप्लॉय करना है। मैंने ओपन कर लिया टर्मिनल। टर्मिनल कैसे ओपन करना है जी? व्यू टर्मिनल गिट स्टेटस। उसने मुझे बता दिया ये चीजें आपने चेंज की हैं आज की डेट में, ये काम आपने किया है। इसके बाद मैंने क्या करना है, गिट ऐड गिट कमिट -m चेंजेस, जो भी मैंने चेंजेस किए हैं, सेक्शन क्रिएट किया है, जो भी लिखना चाह रहा हूँ मैं, क्रिएटेड एंड ब्ला ब्ला एंड ब्ला ब्ला, इमेजेस एंड स्टाइल्स एंड ब्ला ब्ला, ठीक है, जितनी इंग्लिश आती है ब्ला ब्ला ब्ला। क्या बात है ना, अंग्रेज गोरे ने हमें कितना अच्छा वर्ड दिया, ब्ला ब्ला ब्ला। ये क्लियर हो गया जी हमारा सारा। अब मैंने क्या करना है, गेट पुश ओरिजिनल मास्टर या मेन। मेरी ब्रांच कौन सी है मुझे बता रहे हो, आपकी ब्रांच मेन है। गेट हब पे जो मैंने रेपो बनाई हुई है मेन ब्रांच, जैसे ही मैं पुश करूंगा ये ऑटोमेटिकली डिप्लॉय हो जाएगा वर्सल के ऊपर, क्योंकि वर्सल पे मेरा अकाउंट क्रिएटेड है, सिंक हो रहा है, इंपोर्ट कर लिया मैंने रेपो, ये डन हो गया। मैंने VS कोड में कोड पुश किया और वो ऑटोमेटिकली डिप्लॉय हो गया। कहाँ पे है जी मेरी रेपो? देखें अभी ये वर्सल पे जो डिप्लॉय हुआ है ना कोड, उसने उसको ये भी पता चल गया कि यार अभी भी मैंने जस्ट नाउ बाय माय नेम माय यूजर नेम अभी भी ये डिप्लॉय हुआ है, जस्ट 18 सेकंड हुए हैं। अब यही वाला जो लिंक है ना, जब मैं रीलोड करूंगा तो वो सारी की सारी चीजें यहाँ भी आ गई। वाओ दैट्स ग्रेट, गुड। तो ये रन टाइम पे ये लिंक आप एम्प्लॉयर के साथ शेयर करके या क्लाइंट के साथ शेयर करके उसको अपडेट कर सकते हैं कि यार देखो ये काम डन हो गया, एंड देन जो भी पैसों का लेन देन है अगले स्टेप की तरफ आप आएंगे। ये सारी चीजें हम ऐसे सिंक करेंगे। अब आप लोगों के सबके गिटहब के अकाउंट्स होने चाहिए, वर्सल के अकाउंट्स होने चाहिए। ये सारा प्रोसेस बेसिक जो गिट की कमांड्स है उसका भी पता होना चाहिए आप लोगों को, ताकि आप लोग जैसे ही कोड यहाँ पे पुश करें वो ऑटोमेटिकली डिप्लॉय हो जाए। कल इंशाल्लाह कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू फॉर टुडे, आप लोगों ने ज्वाइन किया, जज़ाकल्लाह खैर। थैंक यू आशी बच्चे, जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू।